को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियाँ गलियाँ सबको ठीक रखना, पार्कों को सुंदर रखना, ये सब एमसीडी के काम हैं। नाली, सड़क, पानी, जो पार्क हैं, ये सब एमसीडी के काम है। आवारा पशुओं से दिल्ली को साफ़ सुथरा रखना, ये सब एमसीडी के काम है। तो अपना वोट एमसीडी में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए वोट कर रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट कर रहे हैं। एमसीडी को जो उसका मेन काम है दिल्ली को स्वच्छ साफ सुंदर बनाना, उसके लिए वोट कर रहे हैं। मेरी सब वोटर्स से यही अपील है, आपके वोट के ज़रिए हम मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर, पिछले बार 54% वोटिंग हुई थी। दिल्ली वालों से ज़्यादा वोट करने की अपील करिए। रविवार का दिन है तो लोग छुट्टी का दिन ना समझें। मैं फिर से 1.5 करोड़ वोटर से अपील करना चाहूँगा कि मतदान बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है लोकतंत्र में जो हमको मिली है। दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग इसके लिए तरसते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम मतदान दे सकें और अपनी सरकार चुन सकें। इसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें और इसको उतना ही ज़रूरी समझें जितना हमारी ज़िंदगी के और काम हैं। आपके मतदान की बदौलत ही दिल्ली साफ सुंदर बनेगी। एक और सर बदलाव है, परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है दिल्ली। परिसीमन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कराया, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद आज दिल्ली मन बना चुकी है कि जो कूड़ा उनकी गलियों में दिखता है, जो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, सब पर इस बार झाड़ू चलाएगी दिल्ली। 272 से 250 सीट हो जाना नुकसान देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को अल्टीमेटली अपनी गलियां साफ़ चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई साफ़ सफाई नहीं कराई, कूड़े के पहाड़ दिए, हर तरफ गंदगी फैलाई। तो पूरी तरह से फेल भारतीय जनता पार्टी पे इस बार जनता झाड़ू चलाना चाहती है। वो 250 वार्ड में भी और 272 वार्ड में भी लोगों को तो अपनी सफाई चाहिए। सर, कैंपेन किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के बड़े-बड़े कद्दावर नेता उतरे मैदान, पूरा नेगेटिव प्रचार है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि 15 साल की विफलता थी, 15 साल में अब लोग ये पूछ रहे थे उससे कि भाई आपने काम क्या किया, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था, कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने नेगेटिव कैंपेनिंग की। हमारे पास में ये था कि केजरीवाल जी को जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार बनाते वक्त दी थी, वो सारे काम केजरीवाल जी ने किए। तो अब एमसीडी वाले सारे काम भी केजरीवाल जी करवाएंगे जब दिल्ली की जनता वोट करेगी। लगता है सर मिनी पार्षद का जो 11वीं गारंटी थी वो बहुत आकर्षक थी वोटर्स के बीच में। देखिए, आरडब्ल्यूएज सारी की सारी मिनी पार्षद के रूप में ही काम करती रही हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल रही है तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के फेलियर की भरपाई अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने आरडब्ल्यूएस बना के की, अपने इलाके की साफ़ सफाई और व्यवस्था देखने के लिए। तो आगे जब केजरीवाल जी की गवर्नेंस इसमें चलेगी एमसीडी में, तो आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद की ऑफिशियल भूमिका में रखा जाएगा। थैंक यू। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एमसीडी इलेक्शन बेशक से अब चूंकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच जो तमाम एमसीडी के मुद्दे हैं उनके बारे में वो गिनवाते हुए नजर आए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली नगर निगम चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से शाम 5-5:30 बजे तक ये वोटिंग होगी। 250 सीट पर 1439 प्रत्याशियों के साथ दांव पर लगी हुई है। जहां वोटिंग के लिए आपको बता दें कि 13,665 बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, जहां 1,45,05,358 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करते हुए आज नजर आएंगे एमसीडी इलेक्शन के दौरान, जहां 95,458 वोटर पहली बार वोट करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बताएं कि 100 साल से ज्यादा उम्र के 229 मतदाता इस दौरान अपने मत का आज इस्तेमाल करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण एमसीडी इलेक्शन हो जाता है, जहां दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी दिल्ली में मतदान केंद्रों के बाहर भी और मतदान केंद्रों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पूरी दिल्ली में यहां पर छावनी में तब्दील किया गया है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर एहतियात कदम उठा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जो तस्वीरें हैं वो लगातार सुबह से सामने आ रही है, जहां दिल्ली नगर चुनाव की जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मतदाताओं का जो पहुंचने का सिलसिला है वो भी लगातार सामने आ रहा है और इसमें खासा उत्साह भी मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। और मतदाताओं का साफ तौर पर कहना कि जो हमारे काम यहां पर पूरे करेगा, जो दिल्ली को दिल्ली बनाएगा, दिल्ली को स्वच्छ रखेगा और जो तमाम एमसीडी के मुद्दे होते हैं उनको यहां पर सही करेगा, हम उन्हीं को यहां पर वोट देंगे। हम अपने मत का इस्तेमाल भी तभी करेंगे। हालांकि देखिए, बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ साथ कई और राजनीतिक दल हैं जो मैदान में
उतरे हुए हैं, जिनके प्रत्याशी यहाँ पर साख दाव पर लगी हुई है। लेकिन इस बीच जो सीधी कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही है। पिछली बार जब 2017 में यहाँ पर एमसीडी के इलेक्शन हुए थे, तब 3 नगर निगम हुआ करते थे। उस दौरान बीजेपी को 181 वार्ड में जीत यहाँ पर मिली थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को एक करारा झटका भी मिला था। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जीत को सुनिश्चित का दावा यहां पर कर रही थी, और वही तस्वीरें एक बार फिर अब आज सामने आ पा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। और परिसीमन के बाद ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहले 272 वार्ड हुआ करते थे और अब 250 वार्ड में यहां पर चुनाव हो रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम तरह के जो कदम यहां पर उठाए गए हैं उसको लेकर पहले से ही एमसीडी इलेक्शन में, ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, मेट्रो की सर्विस सुबह 4 बजे से शुरू कर दी गई। इसके साथ ही आज चूंकि रविवार का दिन है तो ऐसे में हर कोई अपने घर पर ही रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी अपील लगातार लोगों से की जा रही है कि अपने घरों से बाहर निकले, मत का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही आने वाले समय में, क्योंकि 7 दिसंबर को यहाँ पर वो रिजल्ट आना है, तो उसके लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लगातार हर डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े और अहम बदलाव किए गए हैं, जहां सरकारी स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल के जो तमाम दिल्ली के स्कूल हैं उनकी छुट्टी यहाँ पर सुनिश्चित कर दी गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसी भी तरह से कोई यहाँ पर जो भी प्रक्रिया रहती है सुरक्षा बलों के लिहाज से वो भी यहाँ पर नहीं होगी। ऐसे में कई तरह की चीजें हैं जिनमें बदलाव देखने को फिलहाल मिल रहा है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ अजय माकन मतदान करने मतदान केंद्र के लिए में पहुंचे हैं, और ऐसे में लगातार जो ये दिक्कत है इनकी तरफ से लगातार लोगों से अपील यही की जा रही है कि जितना हो सके घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। और इसके साथ ही आपको बता दें चूंकि आज रविवार का दिन है तो ऐसे में हर कोई किसी की यहाँ पर ज्यादातर छुट्टियां ही होती है, अमूमन तौर पे यही देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच फिर भी लोगों से कर रहे हैं कि सिर्फ रविवार ना मनाएं, आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन अपने घरों से बाहर निकले और अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। लगातार दिग्गजों की तरफ से भी अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ट्वीट के जरिए यहाँ पर अपील तक लोगों से की जा रही है कि अपने घरों से बाहर निकल के अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। और देखिए लगातार तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरह से वॉलंटियर्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं, महिला वॉलंटियर्स के साथ साथ पुरुष वॉलंटियर्स, और तमाम तरह के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। हालांकि मतदाता जब मतदान केंद्र पहुंचेंगे उसके लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण इंतजाम किए गए हैं। पुरुषों के लिए यहाँ पर अलग लाइन बनाई गई है और कहा गया है यहाँ पर बाकायदा जो इंतजाम किए गए उसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी उस लाइन से बाहर ना निकले ताकि कोई भी हताहत की स्थिति ना हो। इसके साथ ही महिलाओं की लाइनों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए, साथ ही जो दिव्यांग है जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी यहाँ पर खास इंतजाम मतदान केंद्र के बाहर किए गए हैं। तो दिल्ली एमसीडी इलेक्शन के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आप सुन रहे थे, जहां उनका साफ तौर पर कहना है कि नाली सड़क पानी सभी एमसीडी के काम है, सभी लोग दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए वोट करें। और ऐसे में एक बार फिर से मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी की जीत का सुनिश्चित दावा यहां पर करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एमसीडी चुनाव में लोगों से वोट करने की अपील की है और उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे से हम अपने घरों से बाहर निकलकर विशेष इंतजाम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप भी अपने घरों से आधे घंटे के लिए बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। और ऐसे में पहले जलपान फिर मतदान की बात लगातार दिग्गज भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी दिन से चल रही है, हमारी 3 से 4 ट्रेनिंग्स हुई हैं जिसमें हमें सब कुछ सारा प्रोसीजर सिखाया है, स्टार्टिंग फ्रॉम कि हमें मॉर्निंग में क्या करना है, पूरे दिन क्या प्रोसीजर रहेगा, एंड में कैसे क्लोज करना है। तो इसकी ट्रेनिंग्स हमारी 3-4 हो चुकी हैं। वोटिंग तो सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी, लेकिन हम अभी से ही प्रिपेयर्ड है। हमारी जो टीम है वो 5 बजे से आके सब कुछ सेटअप कर रही है और मॉक पोल हमारा 7 बजे तक हो जाएगा। सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली चाहिए ही, क्योंकि इतने सारे लोग, फुटफॉल रहेगी और कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर ले, तो इस तरीके से सिक्योरिटी अरेंज करी गई है ताकि स्मूथ जो है इलेक्शंस हो सके। जी लोगों से ये अपील है कि हम अगर सुबह 4 बजे उठ के और पूरा दिन ड्यूटी देने के लिए संडे वाले दिन रेडी हैं, तो आप सिर्फ आधे घंटे के लिए घर से निकल के वोट ज़रूर डालने आए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी तो घूमने मन के मैं जाती, आज घूमने में तो वोट दे के आऊँगी बस। और सब अच्छा है। वो इसमें शाही वाला
आपने फर्स्ट टाइम वोट डाला है, क्या कैसा किस चीज को देख के आपने? सर मैं आ रही हूँ आपके पास। सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी होती है वोट डालने की, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए वोट डाला गया है। और मुद्दे ये थे कि एक्चुअली हमें बंदरों की बहुत समस्या है, यहाँ पर काफ़ी बंदर होते हैं, तो उम्मीदवार का यही कहना था कि हम बंदरों की समस्या को सुलझाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल यही था। बिजली पानी ठीक है, एमसीडी में और भी समस्याएं हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा समस्या थी यहाँ की। धन्यवाद। तो कैसा किन मुद्दों पे आपने वोट दिया अगर पूछा जाए, क्योंकि फर्स्ट वोटर है आप? भाई बस इतना होता है। अलग अलग तरह के रिएक्शन अब सामने आने लगे हैं और ऐसे में जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, आम जनमानस है, दिल्ली की जनता है, वो अपने घरों से बाहर निकल रही है और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसके आधार पर वोट यहां पर किए जा रहे हैं। और साफ तौर पर कहना कि जो हमारे तमाम मुद्दों को दूर करेगा, तमाम जो परेशानियां होने दूर करेगा, हम उसी को वोट करेंगे। और एक खास पैनल भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता अरुणेश यादव जी जुड़े हुए हैं और संजीव नसीर जो कि एडवोकेट हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में आम आदमी पार्टी के साथ करना चाहूंगी। संजीव जी, किस तरह से आज के दिन को आप देख रहे हैं, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है और परिसीमन के बाद तो ये पहला चुनाव होने जा रहा है जो इस तरह से 250 वार्डों पर है। मैं आपको और आपके दर्शकों को सबको नमस्कार बोलता हूं और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के अंदर आज जनता के पास जो शक्ति है उसका उन लोगों को अपना जो अधिकार है उसको निभाना चाहिए। और सभी दर्शकों से और सभी जन से मैं अपील करता हूं कि भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में आज पोलिंग करें, क्योंकि एमसीडी के अंदर जितनी समस्याएं पिछले 15 साल से हम लोग देख रहे हैं उनका निवारण एक ही तरीके से हो सकता है कि आज लोकतंत्र के इस पर्व में सभी लोग शामिल हों और अपनी पसंद से अपनी पार्टियों को वोट दें। बिल्कुल, हर कोई अपने घर से बाहर निकल रहा है और इस बीच लगातार जो मतदान की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही, लोगों में भी खासा उत्साह दिल्ली की जनता में देखने को मिल रहा है। लेकिन संजीव जी, आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, चुनाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम लोगों के लिए तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एमसीडी में अभी तक हमारे को सेवा करने का मौका जनता ने नहीं दिया है। और इस बार जनता ने जिस तरीके का हम लोगों को कैंपेन के दौरान प्यार दिया है उससे हमारे को लगता है कि ये चुनाव एक तरफा आज आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देने जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ आलोक वत्स भी जुड़े हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। सर आपका भी बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर। और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि आज बीजेपी के लिए दिल्ली के लिहाज से जो एमसीडी इलेक्शन की वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए भंडारी जी, ये चुनाव 15 साल से हमको जनता ने काबिज रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का काम हम एमसीडी में करते आए हैं उस पर विश्वास जताकर जनता फिर आगामी 5 वर्षों के लिए हमें। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी तो एक तरफा चुनाव कह रही है और कह रही है कि आम आदमी पार्टी ही अपनी जीत यहाँ पर परचम लहराएगी। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी इस बात का दावा करती है कि वही जीत रही है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है, कहीं कोई दो मत नहीं है कि जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। जिस तरीके से हम झुग्गी झोपड़ियों में मकान बनाकर उनका निस्तारण कर रहे हैं और जितने भी 3024 मकान अभी हमने कुछ दिन पहले लोगों को दिया और जितने भी यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां हैं। जी बिल्कुल सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अभी फिलहाल क्या कुछ रिएक्शंस यहाँ पर सामने आ रहे हैं तमाम दिग्गजों के, वो पहले दर्शकों और कैंडिडेट्स को देख करके कौन उनका सबसे ज्यादा काम कर सकता है उसके आधार के ऊपर वोट दें। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सबसे बेहतरीन हैं और लोग जो हैं कैंडिडेट को मुख्यतः देख करके, क्योंकि जो आदमी उनके लिए अवेलेबल हो चुनाव के बाद, क्योंकि ये सबसे छोटी निचली सीढ़ी है हमारे लोकतंत्र की, तो इसके अंदर ऐसा व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए जो सुलभ हो, हर किसी को 24 घंटे उपलब्ध हो।
सर 15 साल से एमसीडी का मानना है कि सर ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया है आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस। देखते हैं, ऐसा है कि पिछली बार भी यही कहते थे और पिछली बार जो है हम लोग 24% वोट लेकर के आए थे और जो है 31 सीटें हम लोग जीते थे। तो ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर भी जो 2019 का चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों के 23-24% वोट उस टाइम पे भी थे और उस टाइम पे तो आम आदमी पार्टी थर्ड हो गई थी। तो ये दिल्ली की जनता है, कोई मैं आपको 30-40 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको भी 2 साल 3 साल और 5 साल पुरानी बात, पिछले इलेक्शंस की बात बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। सर एक सवाल और है, 2012 में एक व्यवस्था बनी थी और 3 नगर निगम हो गए थे, एक बार फिर से सारे नगर निगम ज्वाइंट हो गए हैं और सिंगल नगर निगम है। आपको लगता है कि इससे थोड़ा फर्क पड़ता है? देखते हैं। अभी जिस वक्त 3 नगर निगम बनाई गई थी उस वक्त एक सोच थी कि कमिश्नर्स जो हैं वो एक कमिश्नर इतना बड़ा पूरी दिल्ली को कैसे संभालेगा और एक हेडक्वार्टर्स पूरी दिल्ली को कैसे देखेगी, दिल्ली बहुत बड़ी हो गई है। और उस चीज़ को ध्यान में रख करके 3 हिस्से करे गए थे। जमुना पार के लोगों को दूसरी जगह पे आने में दिक्कत होती है और सारी पूरी की पूरी दिल्ली एक जगह के ऊपर कैसे जा सकती है, तो ये ध्यान में रख करके करा गया था। सर्विसेज इम्प्रूव हो ये करके करा गया। सर कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है आपसे? मैंने बताया तो है। सर एक टीटी दे दीजिए ना छोटा सा। माकन साहब है सर, आपने मतदान किया सर, एक छोटा सा। कांग्रेस की तरफ से भी अब रिएक्शन सामने आने लगे हैं और ऐसे में साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि जिस भी तरह की तस्वीरें बेशक से सामने आ रही है, लोगों में जिस भी तरह का उत्साह यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे में कांग्रेस भी अपनी जीत का जो दावा है वो सुनिश्चित कर रही है। एक बार फिर से रुख मैं आपका करूंगी अरुणेश यादव जी, चूंकि देखिए अजय माकन की तरफ से भी यहाँ पर एक रिएक्शन सामने आया और इसमें हालांकि मतदाताओं से भी अपील करते हुए वो नजर आए, लेकिन कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? क्योंकि जो सीधी कांटे की टक्कर है वो तो लगातार यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला तो बन ही नहीं पा रहा। नमस्कार, मौका देने के लिए धन्यवाद। सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं दिल्ली की जनता से ये अपील करूंगा कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट करें। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वोटिंग की जाए। और जो आपने अभी कहा कि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं अभी लगभग 15-20 दिन एमसीडी चुनाव में रहा और मैं जहां भी मैंने लोगों से बात की तो सभी लोग कांग्रेस के नाम पे खुश हो रहे थे और सब लोगों के अंदर उत्साह था। सब लोग ये कह रहे थे कि हाँ भाई इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। तो मैंने उनसे बात करी कि भाई क्यों, अभी तो बीजेपी है एमसीडी में, तो वो लोग ये कह रहे कि बीजेपी के जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी से, समस्याएं नहीं सुनते हैं, जो पार्षद हैं समस्याएं नहीं सुनते हैं, समस्याओं का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, मिलते नहीं है आसानी से, और वो लोग पुराना दौर याद कर रहे हैं। जो कांग्रेस का एक पुराना दौर हुआ करता था जिसमें काम होता था, प्रचारबाजी नहीं होती थी, जिसमें खोखले प्रचार नहीं होते थे। अब क्या है कि चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये लोग प्रचार प्रसार पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, काम कम हो रहा है। आम जनमानस को, दिल्ली की जनता को कांग्रेस के पुराने शासन काल को याद करना पड़ रहा है, क्योंकि 15 साल से तो बीजेपी काबिज है और ऐसे में जब आम आदमी पार्टी आई तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को भी दरकिनार कर दिया। अगर आप लोगों ने इतना ही काम किया है और आम जनमानस, दिल्ली की जनता इतना ही आप लोगों को याद कर रही है कि कांग्रेस के शासन काल में ऐसा ऐसा काम होता था, क्यों हर साल फिर आप लोगों को एमसीडी इलेक्शन में नकार दिया जाता है? देखिए जनता, मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि एक चीज बिल्कुल नियत है, वो है परिवर्तन। जनता को ऐसा लगता है, कोई भी हो, हम लोगों को भी परिवर्तन पसंद है। अगर हम 10 दिन घर में भोजन करते हैं तो एक दिन हमारा मन करता है कि आज बाहर भोजन किया जाए, बाहर खाना खाया जाए। तो वही दिल्ली की जनता के साथ था। दिल्ली की जनता ने बीजेपी को भी पर्याप्त मौका दिया, आम आदमी पार्टी भी 7-8 साल से अभी दिल्ली में काम कर रही है। अब दिल्ली की जनता के पास एक जो क्या कहते हैं, कंपैरिजन करने के लिए, तुलनात्मक एक अध्ययन के लिए पूरा डाटा नहीं लगता कि दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता कुछ ज्यादा ही परिवर्तन चाह रही है? शायद यही एकमात्र वजह है कि कांग्रेस सिर्फ 2 राज्यों में सिमट कर रह गई। देखिए,
इस समय हम लोगों की एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को होगी। और अगर उस भारत जोड़ो यात्रा के आप वीडियोस और फोटो देखें तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अब कांग्रेस का क्या जनाधार बन रहा है। आज वो यात्रा मध्य प्रदेश से आपका राजस्थान में पहुंच रही है और जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है, उस जनसैलाब से साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि जनता ने जो 8 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, दिल्ली की जनता ने, तो अब दिल्ली की पूरे देश की जो जनता है वो भी बदलाव के मूड में है। बदलाव होते रहने चाहिए स्वस्थ राजनीति के लिए। अरुणेश जी, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो भी यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जन समर्थन मिल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को खुद ये सोचना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जो एमसीडी इलेक्शन है या फिर विधानसभा चुनाव है वो कहीं आपके हाथों से निकल ना जाए। तो दिल्ली एमसीडी इलेक्शन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि रविवार है, लेकिन इस बीच तमाम तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और ऐसे में 250 वार्डों में जो मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और ऐसे में दिल्ली की जनता में जो खासा उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय कराया। ऐसे में रुद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप किस तरह से दिल्ली एमसीडी के इलेक्शन को देख रहे हैं? क्योंकि देखिए तमाम तरह की तस्वीर हमने देखी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, यहाँ पर जो बदजुबानी का दौर था वो भी इस दौरान एमसीडी इलेक्शन में देखने को मिला। देखिए, एमसीडी इलेक्शन इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने होती है। क्योंकि जहाँ तक अभी हम लोग अभी चर्चा में देख रहे थे, कांग्रेस के हमारे मित्र बता रहे थे कि लोगों में बड़ा उत्साह है, तो कांग्रेस के बारे में तो लोगों ने चर्चा करना तक छोड़ दिया है। अब वो तो बस एक चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है। और आप देखेंगे कि आम आदमी बीजेपी से आमने सामने केवल एमसीडी में ही लड़ती है, क्योंकि विधानसभा में तो बीजेपी थी नहीं, तो कांग्रेस को उन्होंने रिप्लेस किया है। लोकसभा में जब सामने होते हैं तो बीजेपी उनको पूरी दिल्ली में कहीं जीतने नहीं देती है। सेम वही एमसीडी का है। तो अब दूसरी बार एमसीडी में बीजेपी और आम आदमी आमने सामने है। कहीं ना कहीं बीजेपी का इसलिए पड़ना भारी लग रहा है क्योंकि कुछ दिनों में जो आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगे हैं, जैसे इनके मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो बीजेपी ने बहुत सारे से जारी किए हैं, इनके बहुत सारे नेताओं के पैसे लेते हुए वीडियो आए हैं या ऑडियो जारी हुई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत स्थिति में है एमसीडी वाले इलेक्शन में। और ये एक प्रतिष्ठा की लड़ाई, अगर बीजेपी इस चुनाव को जीत जाती है और जिस तरह से मतलब उसकी पीछे सीटें इस तरह से उन सीटों को बचा जाती है, तो उसके लिए एक बड़ी जीत होगी। क्योंकि जैसे अभी पूरे कहीं ना कहीं चर्चा होती है कि आम आदमी विकल्प बन सकती है बीजेपी के सामने, तो वो चीज़ें इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि कहीं पे जो चुनाव बीजेपी और आम आदमी आमने सामने से लड़े हैं वहाँ पर आम आदमी बीजेपी को हराने में सफल नहीं हुई है। तो ये चुनाव अगर आम आदमी किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर बीजेपी को हरा देती है तो उसका एक मनोबल बढ़ेगा, लेकिन अगर वो नहीं कर पाएगी तो वो उसके लिए आगे आने वाले समय के लिए थोड़ा सा मुश्किल खड़ी करेगा। तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जा सकता है सर कि देखिए आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अभी एक मजबूती के तौर पर उभरने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन चुनौतियां आम आदमी पार्टी के सामने खूब सारी हैं। लेकिन अगर बीजेपी एक बार फिर से 15 साल में से जो सत्ता में काबिज है एमसीडी में, तो एक बार फिर से अगर सत्ता में काबिज होती है तो जो आगे की राहें हैं, यानी आने वाले जो चुनाव है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या आने वाले जो भी तमाम चुनाव है, उसके लिए राहें आसान बीजेपी के लिए होती हुई नजर आ सकती है? जी बिल्कुल होती हुई आसान हो जाएगी। कारण क्या है कि इस चुनाव के बाद जहां पर भी आगे चुनाव हो, जैसे अभी हिमाचल के चुनाव हैं या गुजरात के जो चुनाव हुए हैं, ये 2 राज्य अगर बीजेपी वहां से जीतती है, यहाँ से अगर एमसीडी चुनाव जीत जाती है तो उसके लिए तो 100% उसका रिजल्ट हो जाएगा। वैसे भी तीनों जगह वहीं पे है। अब उसके आगे जैसे जैसे चुनाव होते जाएंगे, अब आम आदमी पार्टी उसके सामने कहीं नहीं आएगी, क्योंकि जो चुनाव है वहाँ आम आदमी का कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस को बीजेपी कुछ मान ही नहीं रही है आज के डेट में। अगर कहीं पे भी बीजेपी के सामने कांग्रेस आती है तो बीजेपी उसको मान के चल रही है कि हम हरा देंगे, उनको इस पे पूरा भरोसा हो चुका है। तो लेकिन ये जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का विषय है वो आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी एक बार दोबारा हार जाती है बीजेपी के सामने तो उसका मनोबल टूटता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आम आदमी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पहले ये जवाब मांगते थे लोगों से,
अब इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 7-8 साल ये हो चुके हैं इनके राज्य में, इनके सरकारें हैं। जैसे अभी इनको इसके पहले प्रदूषण पे बहुत सारी बातें करते थे कि पंजाब से पराली जलाई जाती आ जाती, अब तो पंजाब में भी सरकार है। सफाई की बात हुई थी, यमुना की सफाई की बात हुई थी। तो अब जनता पूछ रही कि आपने 8 साल में क्या किया। अब आपको सारी चीजों की सत्ता चाहिए और उसके बाद आप करोगे, ये चीजें अब लोगों को नहीं पच रही हैं। तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं, और एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी का इसके पहले कर चुकी है, उस समय भी उसके प्रदेश में सरकार थी, तो इसके लिए ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन अगर ये इस चीज में अगर मजबूती से लड़ती है तो थोड़ा सा इनका मनोबल बढ़ेगा अगले चुनावों के लिए। नहीं तो बीजेपी इनको अब उस तरीके से, अलग तरीके से ट्रीट करने लगेगी इस चुनाव के बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप देखते हैं कि दिल्ली में ही लोकसभा चुनाव होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी को कहीं नहीं हरा पाती है। तो बिल्कुल ठीक है। इसी का जवाब मैं संजीव जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए तमाम तरह दावे वादे तो आप लोगों ने किए गए हैं, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कूड़े का ढेर किस तरह से सफाया करना है उसको लेकर उठाया गया है, आम जनमानस तक पहुंचा गया है। लेकिन सर, दिल्ली की सत्ता में तो आप पिछले 8 साल से काबिज है, ये महत्वपूर्ण कदम तो आप पहले भी उठा सकते थे। देखिए, चुनाव एमसीडी का है और एमसीडी का सबसे बड़ा काम होता है सफाई, और ये चुनाव पूरी तरीके से दिल्ली जनता वर्सेस भाजपा का चुनाव था। पूरे कैंपेन में हमने ये महसूस भी किया, और जनता एक ही बात चाहती है कि दिल्ली साफ सुथरी बने, कूड़े के पहाड़ पे झाड़ू चले। लेकिन सर, दिल्ली साफ सुथरी बन कहां पा रही है? अगर यमुना के पानी का भी जिक्र किया जाए तो आम आदमी पार्टी इसको भी कई बार उठाती हुई नजर आई। मुद्दे तो खुद बीजेपी या तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको आप लोग दे रहे हैं। नहीं, आप देखिए, दो चीजें अलग अलग हैं, और दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि आपको ध्यान होगा 2014 में उन्होंने मैंडेट दिया पार्लियामेंट में मोदी जी को जी। ठीक 6 महीने बाद 2015 में मैंडेट दिया थंपिंग मेजोरिटी से अरविंद केजरीवाल जी को। उसके बाद फिर 2019 का चुनाव आता है, तो 2019 के चुनाव में वही दिल्ली की जनता मैंडेट देती है मोदी जी को। 2020 में फिर थंपिंग मेजोरिटी से अरविंद केजरीवाल जी को देती है। अब 15 साल से दिल्ली की जनता को ये समझ में आ गया है कि एमसीडी के अंदर भाजपा पूरी तरीके से फेल हुई। पिछली बार 2017 में इन लोगों को इसलिए दोबारा मौका मिला था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने 100% अपने उम्मीदवारों को बदल दिया था, ये कह के कि हाँ, भ्रष्टाचार को हम एडमिट करते हैं, और इस बार भ्रष्टाचार पे कहीं पर भी हम जीरो टॉलरेंस से। बिल्कुल, इसी को लेकर एक सवाल और एक रिएक्शन आपसे ये भी कि सत्येंद्र जैन के जिस तरह से जेल के अंदर से ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जो कट्टर ईमानदार की छवि आम आदमी पार्टी बनाकर चल रही है, ऐसे में बीजेपी इस तरह के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उन पर सीधा आरोप आप लोगों पर लगा रही है? तो जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो तो आप लोगों से बिल्कुल दरकिनार हो चुका है। नहीं, देखिए क्या है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जो आंदोलन से निकली थी, और इन लोगों को, कांग्रेस और भाजपा को ये हजम नहीं हो रहा था कि भी हम किसी तरीके से इन पे भी कुछ ना कुछ लांछन और कुछ ना कुछ कीचड़ फेंके। और 8 महीने 9 महीने पहले ये चुनाव होना था एमसीडी का, ये सिर्फ इसलिए टाला था भाजपा ने कि भाजपा की समझ में नहीं आ रहा था कि भी हम चुनाव लड़े तो लड़े कैसे। और 8-9 महीने की ये मशक्कत और तैयारियों में इन्होंने कुछ मनोहर कहानियां बनाई थी, वो मनोहर कहानियों की अलग अलग सीरीज इन्होंने रिलीज की थी, और उसका जनता पे कोई असर नहीं है। आज सत्येंद्र जैन साहब की ये वीडियो कहां से लेके आए, कैसे ले, वो सब जुडिशियल मैटर, कोर्ट ने अभी तक उसमें कोई कमेंट नहीं किया है। तो कहने का भाव ये है कि दिल्ली की जनता को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने एक असफल प्रयास किया पूरे कैंपेन में। जनता खैर, ये सफल प्रयास है, ये सफलता बीजेपी को मिलेगी, ये तो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि सत्येंद्र जैन चूंकि जेल मंत्री हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी एक आम इंसान के तौर पर यहाँ पर सामने आई थी कि आम जनमानस की यहाँ पर पूरी तरह से तौर तरीके से यहाँ पर तमाम तरह के कदम उठाएगी, कई दावे वादे लगातार कर रही थी। लेकिन अगर जेल मंत्री इस तरह से अगर जेल में बंद है तो कहीं ना कहीं बेशक से आरोप सिद्ध ना हुआ हो, लेकिन एक आरोपी के तहत है, अगर जेल के अंदर इस तरह के यहाँ से खास इंतजाम किए जाएंगे तो सवालों के घेरे में तो आम आदमी पार्टी जरूर आएगी। ऐसे में आलोक जी, रुख आपका एक बार फिर से, क्योंकि देखिए तमाम जो यहाँ पर आरोप है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले आप उनका जवाब दीजिए, उसके बाद एक सवाल ये भी कि बीजेपी के लिए जो चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बेशक से आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या सीधे तौर पर अपने अपोनेंट में आम आदमी पार्टी को आप देख पा रहे हैं?
चुनाव के पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की छवि उनके खुद के कुकृत्यों से बिगड़ी है, उसका जनमानस पर बहुत बड़ा प्रभाव है। ये कहते थे कि हम ऐसी पार्टी हैं जहां बिल्कुल शिक्षता है, लेकिन ये टिकट बेचते पकड़े गए, पैसे रिकवर हुए। फिर इसके बाद इनके लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये पहली बार भारत के लोकतंत्र में है कि एक आदमी जो आदमी जेल में है उसको अरविंद केजरीवाल ने एज अ मंत्री कंटिन्यू करके रखा हुआ है। 2 बार 3 बार 4 बार इनका बेल पिटीशन रिजेक्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये इतने ही पास साफ थे तो इनको बेल मिल जाती, लेकिन इनका बेल लगातार रिजेक्ट हो रहा। और फिर जिस तरीके की वीडियोस सामने आई उसमें जिस तरीके संसाधनों का दुरुपयोग करके वहां ये ऐशो आराम की जिंदगी बीत रहे हैं, इसको भी दिल्ली की जनता ने देखा है। इन्होंने कहा था कि हम जमुना को बिल्कुल निर्मल कर देंगे और बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे। जमुना पहले से ज्यादा प्रदूषित हो गई है और हमने जो यहाँ 3 कूड़े के ढेर हैं उसको समतल करने का हमने एक रोड मैप पेश कर दिया है और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत सर कब पेश किया गया कूड़े के ढेर से निपटने का ये काम? ये अभी करीब 4-5 महीने पहले ये सर 4-5 महीने पहले इसलिए आप लोगों की तरफ से ये रोड मैप तैयार किया गया ताकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, एमसीडी के इलेक्शन होने हैं, तो उसमें किसी भी तरह से दूसरी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, उनको यहाँ पे बहाना ना मिले मुद्दे उठाने का। लेकिन पिछले 15 साल में सत्ता में तो आप ही काबिज है एमसीडी के, तब क्यों आपने रोड मैप तैयार नहीं किया? लगातार उस कूड़े की ढेर को की ऊंचाई हम कम कर रहे हैं। अब तो लगभग 20-25 मीटर कम हो चुका है और वहाँ पर ट्रॉलर मशीनें वेस्ट टू एनर्जी उसकी भी कवायद चालू हो गई है और हमने एक रोड मैप दिया है कि हम इस तारीख तक इसको खत्म कर देंगे, बिल्कुल समतल कर देंगे। लेकिन सर आप देखिए, आप खुद ही यहाँ पर मुद्दा आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं ताकि वो आप लोगों पर सवाल उठाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया कि 2025 तक वो कूड़े के ढेर का पूरी तरह से सफाया कर देंगे, जिसके लिए यहाँ पर जल बोर्ड की तरफ से मीटिंग की गई, बैठक की गई और तमाम तरह के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। रोड मैप 2025 तक के लिए तैयार किया गया, जबकि बात सुनिए सर, महज कुछ ही साल है 2025 में और ऐसे में आप पिछले 15 साल से काबिज है, अभी सिर्फ आप ऊंचाई ही कम कर पाए। देखिए, हमने 2023 में को समतल करने का ऐलान कर दिया। दिसंबर तक ये सारे फलसफा, ओखला और गाजीपुर ये तीनों लैंडफिल साइट बिल्कुल समतल हो चुके होंगे। इस पर जोरों से काम चल रहा है और भी जो मशीनें चाहिए उसको भी ऑर्डर कर दिया जा चुका है। ठीक है, ठीक है, आपकी यही बातों को मैं समझूंगी रुद्र जी आपसे, चूंकि देखिए जब चुनाव करीब होता है तब इस तरह के बड़े दावे वादे कर दिए जाते हैं। कूड़े का ढेर पहले तक तो कभी यहाँ पर सामने नहीं आया, अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इसे 2023 तक पूरी तरह से खात्मा कर देंगे। 2025 का टारगेट यहाँ आम आदमी पार्टी ने लिया है। आऊंगी सर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, सवाल यही है कि दोनों पार्टी सत्ता में है और दोनों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। अगर एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है तो ये चीज अब उसके कहने के लिए उसके पास बचते नहीं है कि अब हमने रोड मैप तैयार किया है, क्योंकि ये आपको 15 साल से करने चाहिए थे, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। वही आम आदमी पार्टी जब कहती है तो लोगों का भरोसा किस पे हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने को जो काम करने थे, अगर जमुना की सफाई उनकी जिम्मेदारी है तो उस पर तो कुछ नहीं हुआ, सबको अपनी आंखों से दिख रहा है। तो कैसे कोई उम्मीद कर ले कि आप 25 में उसको कर दोगे? जो काम पहले आपको सत्ता चाहिए सब चीज को करने के लिए, जो चीज को करने के लिए आपको सत्ता मिल चुकी है पहले उसको करके दिखाइए। अगर यमुना साफ हो जाती, छठ का त्योहार आता है तो पूरे देश को यमुना गंदी दिखने लगती है, उसके बाद यमुना कहाँ चली जाती है? यमुना वहीं है। प्रदूषण की बात थी, पराली पहले जलती थी तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि पंजाब से आ रहा है, पराली जल के आ रहा है। अब तो पंजाब में आपकी सरकार है, इस बार उन्होंने एक शब्द बोला उस पर। तो सवाल ये है कि भरोसे का। अभी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो वीडियो, अब वीडियो में तो दिखाई दे रहा है ना। अब इससे ज्यादा इसके पहले आम आदमी पार्टी ने केवल एक ही काम किया था, उन्होंने बोला कि हम आंदोलन से निकले हुए पार्टी हैं। आंदोलन से निकलने के बाद आपने सबसे ज्यादा तो उन्हीं लोगों को निकाला जो आपके साथ आंदोलन के साथ ही थे। आपके जो लोग साथ में आंदोलन कर रहे थे वो आपकी पार्टी में है कहाँ? अब आपने 2 लोगों की सिर्फ पार्टी बना रखी है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के सिवा पार्टी में है कौन? आम आदमी कहाँ रह गया? तो सवाल ये है कि लोगों का भरोसा आप पे क्यों हो? उस बात को आपके सामने पूरा देश देख रहा है कि वीडियो है, आपके जेल मंत्री हैं,
भाई और मंत्रालय आपके पास होता उसको चलिए एक दरकिनार भी कर सकते हैं। जेल मंत्री स्वयं जेल में है, 5-6 महीने हो गए, और आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं कि आप उसकी नहीं, वो बीजेपी की मनोहर कहानियां हैं। भाई अब आप कोई भी आदमी जेल में है, 5 महीने से है जेल, उसकी बेल रिजेक्ट हो रही है, बेल रिजेक्ट तो बीजेपी कर नहीं रही, अब आप ये बोलिए कि कोर्ट भी वही चला रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपके पास नैतिकता का आधार तो अब बचता नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास नैतिकता होती तो सबसे पहले उनके मंत्रालय से इस्तीफा होता, कम से कम वो जेल मंत्री तो नहीं होते। और वो जो चीज़ें दिखाई दे रही है, वो जनता देख रही है, सामने से देख रही है कि जेल में उनको विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, वो अपना प्रभाव। बिल्कुल, और जो वीडियो सत्येंद्र जैन का वायरल हुआ है वो जबरदस्ती तो बनाया नहीं गया है। जब सत्येंद्र जैन को आम से खास बनाया जा रहा है तभी इस तरह की चीजें आमजन के पास सामने आ पा रही है। आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि वीडियो कहां से आया, क्यों आया, ये अलग सवाल है। बिल्कुल, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है उस पर आपका क्या एक्शन है, सवाल ये होता है। और उसके ऊपर जब आरोप आपके ऊपर और लग रहे हैं, सुकेश चंद्रशेखर बार बार कह रहा है कि उसके दबा, तो आप एक बात बताइए, आपकी राजनीति ही पूरी यही थी। आपने शीला दीक्षित के खिलाफ जो पेपर ऐसे उछाले थे कि शीला दीक्षित क्या जेल चली गई थी या उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए थे, उसी के आधार पर तो आपका आंदोलन था और उसी के आधार पर आप सरकार में आए, और अब आज उसी चीज से आप पलट गए हो। तो जनता आप पर किस बात को लेकर के भरोसा करेगी? तो सवाल अब यहाँ ये है ना कि दोनों पार्टी के बीच में जनता को ये देखना है कि किसके साथ हम जाएं, क्योंकि दोनों लोगों में से कोई ऐसा नहीं है कि जो सही है। बिल्कुल, दिल्ली की जनता बेहद समझदार है और यही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब किस तरह से अपने मत का वो इस्तेमाल करेंगे, किस राजनीतिक पार्टी के तरफ वो जाते हुए नजर आएंगे, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि दिल्ली की जनता की तरफ से साफ कहा जा रहा है, जो हमारे मुद्दों को पूरा करेगा, हमारी समस्याओं को पूरा करेगा, हम अपना वोट उसी को देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे में एक बार फिर रुख मैं आपका करूंगी अरुणेश जी, चूंकि जब चर्चा आपसे हो रही थी तो आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया था। आपको क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से एमसीडी इलेक्शन में कुछ असर मिलेगा आप लोगों को? आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, फिलहाल उनसे शायद संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से साधने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और तमाम जो सवाल है, क्योंकि कांग्रेस कभी मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं नदारत धरातल से नजर आ पा रही है। ऐसे में संजीव जी, एक बार फिर से रुक आपका, चूंकि आपने कई सवाल बीजेपी पर दागे, लेकिन बीजेपी ने उल्टा सवाल आप लोगों पर दाग दिए। लेकिन सवाल यही कि अगर ठीक है, आपने कहा था कि यमुना का अगर जब जिक्र मैंने किया था तब आपने कहा था कि ये मुद्दा अलग हो जाता है, और उसके बाद आपने यहाँ पे कूड़े के ढेर की बात की थी। यमुना के पानी को लेकर आपका क्या कुछ कहना सर? देखिए, ऐसा है कि आपको ध्यान हो 2015 का चुनाव और 2020 का चुनाव, 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के बीच में आके ये कहा कि भी मैंने क्या क्या काम किए 2015 में, जो वायदे किए। उन्होंने कहा कि भी आपको ध्यान हो दिल्ली के अंदर एक टैंकर माफिया होता था, उस पूरे टैंकर माफिया को खत्म करके घर घर फ्री में बिजली पहुंचाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली की 24 घंटे बिजली और 200 यूनिट तक फ्री बिजली का वायदा किया, उसको पूरा किया। आज मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूलों का आप स्टैंडर्ड देखिए वो कहाँ पे अपग्रेड हुआ है। उसके बाद डीटीसी के अंदर महिलाओं की फ्री यात्रा। सर, ये दावे वादे दिल्ली सरकार बहुत बार कर चुकी है, बहुत बार गिना चुकी है। आप यमुना के पानी को लेकर बताइए कि अब तक स्वच्छ क्यों नहीं हो पाया? मैं वहीं पे आ रहा हूँ, तो ये सारे वायदे जब पूरे करने के बाद 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी आए, तो अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रचार में कहा कि अगर मैंने काम नहीं किया है तो मेरे को वोट मत देना, अगर मैंने काम किया है तो मेरे को वोट देना। यही दिल्ली की जनता ने इतने बड़ा आशीर्वाद देकर दोबारा 62 एमएलए के साथ अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा किया। 2025 का जो चुनाव आएगा उससे पहले ये वायदा है यमुना को पूरी तरीके से साफ, घर घर बिजली, साफ सुथरा पानी, ये दोनों वायदों पे अगला चुनाव होने वाला है। लेकिन इन दो वादों पे अगला चुनाव आप किस बिहाफ में करेंगे? क्योंकि 8 साल से आप दिल्ली की सत्ता में काबिज हैं, आपको नहीं लगता कि 8 साल में तो ये महत्वपूर्ण काम है जो हो जाने चाहिए थे? क्योंकि एक तरफ तो आप दिल्ली को अमेरिका, लंदन, शंघाई, पता नहीं क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एमसीडी उसमें अड़चन थी मैडम, उसमें एमसीडी अड़चन थी,
इस बार दिल्ली की जनता एमसीडी पूरी तरीके से सौंपने जा रही है। और मैं आपके माध्यम ठीक से है बताना आलोक जी, चाहता हूं- आपका रुख है चूंकि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब भी आम आदमी पार्टी कोई काम करने जाती है तो कहीं ना कहीं जो एमसीडी बीजेपी सत्ता में काबिज है तो वो अड़ंगा यहां पर पैदा कर देती है। देखिए, इन्होंने जो बातें कही हैं कि इनको अगर सत्ता मिल जाए तो ये सब कुछ सही कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में पराली की समस्या पंजाब के कारण है, और जब पंजाब की सत्ता इनको मिल गई तो वहां इस बार 21% ज्यादा पराली जलाई गई, जिससे आज भी आप जिस दिल्ली में सांस ले रही हैं उसका एक्यू लेवल 350 से ऊपर चल रहा है। तो ये जहरीली हवा को बुझा नहीं पाए, बल्कि उसमें बढ़ोतरी कर दी। इनके पास टाइम नहीं है इन चीजों पर ध्यान देने का। ये गुजरात में घूम रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। इनके मंत्रियों का जो जेल में जिस तरीके का उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है वो भी आप लोगों ने देखा। वो डॉक्टर्ड वीडियो नहीं है, वो एक्चुअल वीडियो है। उसमें जो उस व्यक्ति के साथ मालिश हो रही है उसका चेहरा दिखाई दे रहा है। जो पैसे की लेन देन हुई वो भी पैसे पकड़े गए, 55 लाख रुपए टिकट बांटने के क्रम में। उसके अलावा जो इन्होंने मोहल्ले क्लिनिक की बात की, उसकी हालत इतनी बदतर है कि वहां गाय भैंस हो रही है। बिल्कुल सर, देखिए ये वो सब आरोप है जो लगातार आम जनमानस खुद अपनी आंखों से देख रही है, दिल्ली की जनता खुद देख रही है कि किस तरह के यहाँ पर दिल्ली सरकार ने दावेवादी किए थे और दिल्ली सरकार काम कर रही है। ऐसे में आम जनता दिल्ली की वो भी देख रही है कि बीजेपी ने क्या कुछ दावेवादी किए थे और बीजेपी ने क्या कुछ काम किया है। लेकिन सवाल आपसे ये कि आम आदमी पार्टी सिर्फ हमेशा यही कहती हुई नजर आती है कि दिल्ली एमसीडी में जब भी यहाँ पर काम करने की कोशिश की जाए तो बीजेपी की तरफ से अड़ंगा यहाँ पर किया जाता है, उसको लेकर क्या जवाब? इन्होंने जब ये इसका बाइफर्केशन था तो इन्होंने पैसे रोक दिए, 32,000 करोड़ रुपया इन्होंने रोक दिया सैलरी वगैरह का। हमने उसको एकीकरण किया। अब लोगों की सैलरियां मिल रही हैं टाइम पे, क्योंकि जो कमजोर एमसीडी थी उसको अब सपोर्ट मिल रहा है, जो मजबूत एमसीडी है उसके तरफ से। उसके बाद हमने रीजनरेशन और रीडेवलपमेंट ऑफ ओल्ड हाउसेज और ग्रुप हाउसिंग पर हमने कवायद चालू कर दी। हमने एक दिल्ली मास्टर प्लान 2041 का विजन दिया, जिसमें हमने फ्लोर एरिया भी बढ़ाने की बात की है, और हमने 3024 मकान गरीबों को बना के दिए, और जो 778 स्लम कॉलोनीज है उसका भी हमने सर्वे करके वहां भी मास्टर प्लान तैयार करके दिया है, जो उन लोगों को मकाने 1675 मकान तो कुछ ही दिन में मिल जाएंगी, लेकिन और पर काम चालू होगा शीघ्र ही, और वो ड्वेलिंग यूनिट्स में भी। और हमने फ्लोर एरिया भी बढ़ा दिया है, जिससे कि लोग जिस यूनिट्स में रह रहे हैं वहां पर वो एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिससे उनको थोड़ी राहत मिलेगी, पार्किंग वगैरह भी बड़ा हो जाएगा। तो हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं, और जितने भी स्लम एरियाज हैं उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और उसको बेटर हाउसिंग स्कीम के तहत जो डीडीए के हमारे वेरियस स्कीम आ रहे हैं, जब इतने दावेवादे आप लोगों की तरफ से किए ही जा रहे हैं, इतना कुछ काम किया जा रहा है, उसके बावजूद भी जब जनता के बीच में यहाँ पर मीडिया पहुंचता है तो उनकी तरफ से जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ दोनों के लिए सामने आती है। उस लिहाज से भी बेशक से चुनाव कितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन जो ये चुनावी जुमले हैं सिर्फ चुनाव से पहले ही क्यों आते हैं, इस पर मैं चर्चा को जारी रखूंगी। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और जनतंत्र टीवी पर अपने सभी दर्शकों को बता दें कि जो एमसीडी इलेक्शन है उसकी महा कवरेज लगातार जारी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। नमस्कार, मैं हूं शैली जगदेव। उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 200 बेडों का भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में आधुनिक उपकरणों से लैस नए ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई हुई आसान। रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने जा रहे नर्सिंग कॉलेज का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र और प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस बनने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आशा वर्कर्स की सहायता के लिए आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का हुआ शुभारंभ। इस मोबाइल ऐप पर आशा वर्कर्स अपने काम को अपलोड कर सकेंगी और उनका भुगतान भी ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन की दिशा में उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम। अपनी सरकार मोबाइल ऐप हुई लॉन्च। सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब आपको घर बैठे आसानी से मोबाइल पर होंगी उपलब्ध। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार। हम रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें लगातार विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए हर परिश्रम को हम लोग करने को, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने को, यह हमारा संकल्प है। हमारी सरकार इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने 136 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। में यह हमारे स्वर्गीय चेयरमैन श्री सतीश गोयल जी के अथक प्रयास व श्री नरेश अग्रवाल जी XMP उनके शुभाशीष द्वारा स्टार्ट किया गया और लगातार सफलता की नई ऊंचाई चढ़ रहा है। अब तक लगभग 1000 स्टूडेंट डॉक्टर बनकर देश और विदेश में सेवारत हैं और कॉलेज का नाम ऊंचा कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो इसमें लेक्चर थिएटर और वहां की सुविधाएं देखने लायक हैं। ये है लेक्चर थिएटर। यहाँ करीब 240 से 400 छात्रों के बैठने की क्षमता है। ऐसे ही सभी लेक्चर थिएटर्स में छात्रों के लिए प्रोजेक्शन की सुविधा भी दी गई है। इसके साथ ही लेक्चर थिएटर का उपयोग गेस्ट लेक्चर, क्लिनिकल बैठकें, डिबेट्स, क्विज कॉन्टेस्ट, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी की जाती है। साथ ही लेक्चर थिएटर में ऑडियो एम्पलीफाइंग सिस्टम जिसमें ऑडियो मिक्सर और स्पीकर, कॉर्ड और कॉर्डलेस माइक शामिल है। यही नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और इसे चलाने की सुविधा भी यहाँ पर है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए प्रोजेक्शन की सुविधाएं जिसमें मोटराइज्ड स्क्रीन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर, DVD प्लेयर और लैपटॉप शामिल है। जो लेक्चर थिएटर्स, हमारे पास 3 लेक्चर थिएटर ऐसे हैं जो 240 स्टूडेंट उसमें बैठ सकते हैं और एक लेक्चर थिएटर ऐसा है जो 300 आदमी उसमें बैठ सकते हैं। हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल है, 3 एग्जामिनेशन हॉल विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द MCI, मैंडेटरी। 250 स्टूडेंट एट ए टाइम, एक एग्जामिनेशन हॉल 250 स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है। 3 ऐसे एग्जामिनेशन हॉल। अब आपको MMC की लाइब्रेरी ले चलते जो कि ग्राउंड फ्लोर के साथ ही ऊपर की 2 मंजिल तक है। ग्राउंड फ्लोर जिसमें लाइब्रेरियन कार्यालय, सर्कुलेशन काउंटर, रेफरेंस बुक अनुभाग, UG रीडिंग हॉल है। वहीं पहली मंजिल में अंडर ग्रेजुएट रीडिंग रूम के साथ ही विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर रूम, जनरल सेक्शन, PG रीडिंग रूम, फैकल्टी स्टाफ रूम है। तो दूसरी मंजिल अंडर ग्रेजुएट छात्रों के लिए रीडिंग रूम की है। के अलावा हमारे पास लाइब्रेरी है जिसका 3200 स्क्वायर मीटर की लाइब्रेरी है। 16,000 बुक्स है इसके अंदर और 100 से ज़्यादा जर्नल है जिसमें 70 से ज़्यादा इंडियन जर्नल है एंड 30 से ज़्यादा फॉरेन जर्नल्स अवेलेबल हो गई है। इसके साथ ही परिसर में एक भव्य ऑडिटोरियम भी बना है जिसमें 750 आरामदायक सीटें लगाई गई हैं। एक मजबूत मंच के साथ
लाइट्स और साउंड की आधुनिक व्यवस्था भी है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर ड्रामा, विशेष लेक्चर और वर्कशॉप भी यहाँ कंडक्ट की जाती है। देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली का फैसला कब आएगा इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, लेकिन मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में तमाम तरह के दावे वादे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए गए हैं। अब ये जो राजनीति का चुनावी जुमले हैं, ये किस तरह से और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की जनता अपने घरों से बाहर निकलेगी, अपने मत का इस्तेमाल करेगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि शाम 5:30 बजे तक वोट की प्रक्रिया यूं ही जारी रहेगी। एक खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है जिनसे हम चर्चा को जारी रख रहे हैं, और ऐसे में सीधा रुख रुद्र जी मैं आपका करना चाहूंगी, क्योंकि जब ब्रेक पर गए थे, ब्रेक पर जाने से पहले यहां पर तमाम बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से वो चुनावी जुमले गिनाए जा रहे थे जिसको लेकर वो मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि जो इस तरह के दावे वादे हैं ये महज तभी किए जाते हैं जब चुनाव पास आता है, लेकिन जब चुनाव चले जाता है उसके बाद तो सब कुछ खाली रहता है? जी, सारे मुद्दे यही हो करके रह गए हैं कि सारे मुद्दे चुनाव के हैं। अभी तक 5 सालों में न किसी ने कूड़े का पहाड़ देखा, न किसी ने यमुना की सफाई देखा, न किसी ने कचरे का ढेर देखा, या जो भी मुद्दे अभी चल रहे हैं वो कोई भी मुद्दा नहीं था। सबको एक तरह से आप देखिए कि सत्ता चाहिए। अगर आपको काम करने के लिए दोनों पार्टियों के पास दोनों चीज़ें हैं, अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के पास एमसीडी है, आम आदमी की बात करते हैं तो उसके पास सरकार है, लेकिन वो अपने काम नहीं गिना करके एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं कि उन्होंने यमुना की सफाई नहीं किया तो उन्होंने कूड़े साफ नहीं किया। आपने जो किया वो चीज महत्वपूर्ण है कि आपने अपने लिए क्या किया। ठीक है, तो अगर आज आप देखेंगे कि अगर 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है तो कोई तो वजह रही होगी। अगर उन्होंने देखिए, उन्होंने कांग्रेस के शासन में भी हराया है, कांग्रेस को भी हराया है और आम आदमी पार्टी को भी हराया है, तो कहीं न कहीं बीजेपी एमसीडी में मजबूत है। और बीजेपी ने एमसीडी को, आम आदमी पार्टी को तब हराया है जब आम आदमी पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से जीती थी। जब इसके पहले का चुनाव था तो उस समय आम आदमी पार्टी के पास 67 विधायक होते थे, तब भी एमसीडी में उन्होंने बीजेपी को नहीं हराया था। तो कहीं न कहीं बीजेपी मजबूत है। और यहाँ मुद्दा क्या है ना कि ये सारे जो मुद्दे हैं वो चुनावी मुद्दे हैं। चुनाव खत्म, मुद्दे खत्म। भाई सरकार में अगर आपको लाया गया है तो आपकी जिम्मेदारी है, जो काम करना है वो आप करिए। अगर अरविंद केजरीवाल फ्री में बिजली दे रहे हैं तो उसके लिए दिल्ली की जनता ने उनको चुना है, उनको सरकार बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो फ्री में दे रहे हैं तो क्या जनता पर कौन सा एहसान कर रहे हैं? ऐसे में सर अगर कांग्रेस का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस के सामने कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? और अगर फिलहाल यहाँ पर जिस तरह से चुनाव मैदान में प्रत्याशी के लिए पक्ष में वोट किए अपील की जा रही थी वोट के लिए, तो उस दौरान देखा कि जगदीश टाइटलर जिनका नाम पहले से ही कितना फेमस है, वो लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से उनको मैदान में उतारा गया। तो ऐसे में लगता नहीं है कि जो पहले से ही यहाँ पर तमाम तरह के आरोपों के नाम उनसे जुड़े हुए हैं, सिद्ध हो रखे हैं, तो उसका भी सीधा असर कहीं ना कहीं सीधा जनता पे पड़ता है? जी देखिए, कांग्रेस का तो कोई मैनेजमेंट नहीं है। कांग्रेस केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ रही है। आप कहीं के भी चुनाव में देख लीजिए, अगर जगदीश टाइटलर के चुनाव में आने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होना है, लेकिन उसका नुकसान उनको हो गया। बिल्कुल। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है कि आप उस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं। आप एमसीडी चुनाव को कांग्रेस कौन लीड कर रहा है यहाँ पे दिल्ली में, तो ये सारे सवाल होते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर किसी चीज को करना है, अगर आप चुनाव आप जीतने के लिए जा रहे हैं, तो उस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि अब तीसरा विकल्प है, जनता इंतजार कर रही है, एक ऑप्शन। ये आप इस तरह से जनता ऑप्शन चुनेगी, ऐसे नहीं आप चुनाव जीत पाएंगे। चुनाव जीतने के लिए आप जमीन पे हैं कहाँ, आपके मुद्दे क्या हैं, आप किसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आपका नेतृत्व कौन कर रहा है। अगर आज देखिए कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसा है कि आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और चुनाव है गुजरात में,
यही यात्रा 10 दिन राहुल गांधी की गुजरात में हो जाती तो अच्छा था। तो ये मैनेजमेंट की कमी है। आपको पता ही नहीं है कि हमको कब और क्या करना है। आज मुझे मान लीजिए कि मुझे भूख आज लगी है और मैंने 3 दिन बाद का ऑर्डर बुक करा है कि मैं 3 दिन बाद खाना मुझे चाहिए, तो ये मेरी गलती है और मैं कहूँ कि नहीं मुझे भूख लगी है। तो ये कांग्रेस तो इन सब चीज़ों से बहुत अब आगे निकल चुकी है। उसका मैनेजमेंट कहीं पे आप देखिए, चाहे उनके अध्यक्ष चुनाव को देखिए या मान लीजिए चुनाव में उनके जो बयानबाजी आती है उसको देखिए, तो इन चीज़ों से वो बहुत दूर हो चुके हैं। तो अब आज के डेट में आप बताइए कि गुजरात में चुनाव हो या एमसीडी का चुनाव हो, कांग्रेस का कोई नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल। और बीजेपी अगर आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करे तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज है वो लगातार एमसीडी इलेक्शन के दौरान भी यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आया, लेकिन कांग्रेस का कोई दिग्गज ही धरातल पर यहाँ पर नजर नहीं आया, नदारद रहा। लौटूंगी सर मैं आपके पास। हमारे साथ संवाददाता ममता चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गई है लाइव, जो कि यमुना विहार से है। ममता, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें दिल्ली के दंगल को लेकर सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल रितु, सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना विहार के सर्वोदय विद्यालय में, जहाँ पर तस्वीरें आप देख सकती हैं। और सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी कि ये स्कूल में जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरीके से मतदान को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से की गई हैं। सुरक्षा बेहद पुख्ता है। यहाँ पर जो लोग भी मतदान करने के लिए अंदर जा रहे हैं, बाकायदा उनका वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक किया जा रहा है, उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से ही वोटिंग का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत हुई है और शाम 5:30 बजे तक वोटिंग चलेगी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहा जा सकता है कि परिसीमन के बाद जो वार्डों की संख्या है ऋतु, उसमें कमी हुई है और उसके बाद ये 250 वार्ड हैं दिल्ली में। और चुनाव की जो प्रक्रिया है, मतदान का जो प्रक्रिया है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है और इस वक्त 9 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 8 बजे से ही लोग मतदान बूथों पर पहुंचना शुरू हो गए थे और यहाँ पर भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके एक दो लोग करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार। वो बिल्कुल धीरे धीरे हर कोई यहाँ पर अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल ममता करता हुआ नजर आ रहा है। और परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है जो कि बेहद महत्वपूर्ण दिल्ली की जनता के लिए भी हो जाता है, जो कि रविवार है और ऐसे में हर कोई आराम फरमा रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो दिग्गज है उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। लेकिन इस बीच जानने की कोशिश करेंगे ममता की जो तमाम सुरक्षा के कदम यहाँ पर उठाए गए हैं, ऐसे में जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, किन क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार ये भी जानिए उनसे। जी बिल्कुल रितु, सबसे पहले तो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे और आप देख सकते हैं कि अभी लोग अंदर जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो मतदान करके वापस निकले हैं। इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ और जानते हैं कि इस बार इन लोगों के मुद्दे क्या रहे हैं। आप मतदान करने पहुँचे थे इस बार, अच्छा ये अभी इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ जो लोग हैं वो भी आने वाले हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सभी लोग जो अपने आपने वोट डाल दिया, इस पर निशान दिखाएं कैमरे पर। आप ये बताएं इस बार के मुद्दे क्या थे जिस पर आप लोगों ने मतदान किया? मेन है सुरक्षा। ये जो आतंक फैलाया था ना, जो दंगे कराए थे, मेन है ये। अच्छा, तो इस बार क्या दिल्ली वाले जब एमसीडी चुनाव में मतदान करने गए हैं तो सुरक्षा, मैडम चाहे कुछ भी हो, सब कुछ पहले सुरक्षा होगी, हम तभी जिंदा रहेंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। जब तक हमारी सुरक्षा ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो केजरीवाल तो मरवा देगा हम लोगों को। और क्या क्या मसले हैं जिसको आधार मानते हुए आप लोगों ने मतदान किया? मेन तो यही सुरक्षा में, हम जीवित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। जब हम जीवित नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या? बिल्कुल ठीक बात है। तो रितु आप सुन रही थी, सर अभी मतदान करके वापस आए हैं और इनका कहना है कि दिल्ली में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है सुरक्षा और सुरक्षा के मसले पर ही ये मतदान करने पहुंचे थे। इनके साथ और भी लोग हैं, आप बताएं आपके क्या मुद्दे थे जिसके आधार पर आपने मतदान किया? अच्छा जी, आप बताएं। बस मेन तो यही है मैम, बाकी तो सब कुछ चलता ही, कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है सर, आप जा सकते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार जाने वाले लोग भी हैं और मतदान करके वापस आने वाले लोग भी हैं। आ रही हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि मैम ये बताएं, मतदान तो आपने कर दिया है, मैं चाहूँगी कि निशान लगा हुआ हाथ भी हमारे दर्शकों को आप दिखाएं कि आपने मतदान कर दिया है। और इसके अलावा वो मुद्दे कौन से थे जिसके आधार पर इस बार आपने मतदान, मुद्दे कौन से थे? महंगाई भी काफ़ी मतलब वो हो रही थी, सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम वगैरह नहीं था,
और बाकी तो ऐसा आप बताएं आपके मुद्दे। हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा बंदरों ने बहुत तंग कर रखा है, हम तो बंदरों के आतंक से बहुत घबराते हैं। बंदर कौन हटाएगा, आपको क्या लग रहा है? और उसी मुद्दे पर आपने मतदान, हमने तो जो कैंडिडेट है सबको यही बोला है, बंदर हटाओगे तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब तो मतदान आपने कर दिया, रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि बंदर हटे ना उन्होंने क्या, हम हटवाएंगे। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर दिल्ली वालों की बात करें, इसके लिए हम लोग इतना परेशान है बंदरों के मारे हर चीज को नुकसान करके जाते हैं। कितनी बार तो गाड़ी के शीशे तोड़ के चले गए हैं, ऊपर गमले सारे तोड़ के चले गए हैं, कभी कपड़े ले जाते हैं। मतलब बहुत परेशान है बंदरों से। मतलब आपके इलाके में बंदर ही एक बड़ी समस्या है, बाकी सब ठीक ठाक है? बाकी सफाई तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बंदरों ने ही हमें ज्यादा परेशान किया हुआ है। गाड़ी आती है, वैन आती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंदरों से बिल्कुल ममता, देखिए कई तरह के क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको लेकर ये आम जनमानस और दिल्ली की जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन एक बार ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि राजनीतिक पार्टी जो है कूड़े के ढेर को लेकर पूरा सियासी संग्राम दिल्ली में किस तरह से मचा हुआ है वो लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन कूड़े के ढेर से आम जनमानस को किस तरह का फर्क पड़ता है, क्या उसकी हलचल धरातल पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए इस वक्त तो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी मतदान करने जा रहे हैं। वो मतदान करके जब वापस लौटेंगे तब उनसे पूछना ज़्यादा उचित होगा कि आखिरकार उनके मुद्दे कौन से थे। क्या जो लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में थी लेकिन उसने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, दिल्ली वालों को दिया तो केवल कूड़े का पहाड़। तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाए गए, लेकिन जनता के मुद्दे क्या थे, किन आधार पर उन लोगों ने मतदान किया है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि वो लोग जा रहे हैं मतदान करने, एक बार वापस आ जाएं तो फिर उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या थे जिसके आधार पर इस बार उन्होंने एमसीडी चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। क्योंकि देखा जाए तो लगातार ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगा है कि साफ सफाई गली मोहल्लों में हो नहीं रही है। और देखा जाए तो 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी का ही राज रहा है, लेकिन बीजेपी ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, दिया है कूड़े का पहाड़। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये सीधे तौर पर कहना है कि जिस कूड़े के पहाड़ की बात लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है उसकी ऊंचाई जो है वो कम किया गया है, कई मीटर कम हुआ है, लेकिन उसको हटाने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में इस पर सियासत नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, वो भी चुनावी मैदान में तो है लेकिन उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा जैसा उसे होना चाहिए। हालांकि अनिल चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि उन लोगों ने मेहनत ज़रूर किया है और कांग्रेस साइलेंटली काम करेगी दिल्ली में। और आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब नतीजे आएंगे 7 तारीख को, तो पता चलेगा कि आखिरकार दिल्ली वालों के मन में क्या था और इस बार किस पार्टी को उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर तवज्जो दिया है। तो हालांकि इस वक्त की बात करें तो सर्वोदय विद्यालय पर है जहां पर लगातार लोग मतदान करने आ रहे हैं। और एक बार फिर से जब बाहर निकलेंगे तो उनसे बात करके जानने की कोशिश बिल्कुल ममता, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अरुणेश जी मैं आपका रुख करती हूँ, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अरुणेश जी, जिस तरह से यहाँ पर लगातार आप कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत हम लगातार लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और ऐसे आने वाले जो भी तमाम चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं एक साइलेंट के तौर पर आप लोग जीत का परचम लहराएंगे। और अच्छी बात है कि कांग्रेस एक बार फिर से सामने आए, लेकिन एमसीडी से जैसे ही यहाँ पर एमसीडी दिल्ली या तमाम तरह के चुनाव हैं, सत्ता से कांग्रेस बाहर हुई तो ये तो गायब ही हो गई, क्यों? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि राजनीति में इस समय एक बदलाव का दौर आया। पिछले 8 से 10 साल पहले एक बदलाव आया और जनता ने कांग्रेस पार्टी की बजाय बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को और जो तमाम पार्टियां हैं उनको वोट दिया। लेकिन अब जनता एक तुलनात्मक अध्ययन करके समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा की दिशा में काम किए, सरकारी स्कूल बनवाए, सरकारी कॉलेज बनवाए, सरकारी यूनिवर्सिटियां बनवाई। अगर हम बात करें चिकित्सा की तो तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सब कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हैं। और धीरे धीरे बीजेपी क्या काम कर रही है, ये निजीकरण को बढ़ावा देके जो सरकारी संस्थान हैं उन सरकारी संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इससे नुकसान किसे होगा? नुकसान होगा जो गरीब जनता है उसको। तो इस तरह के जो असर हैं उनका सीधा सीधा जनता उनको समझ रही है।
और जनता के बीच में अब ये चीज है कि अब हम कांग्रेस पे भरोसा करें, क्योंकि कांग्रेस सबसे मैंने पुरानी पहले ही पार्टी जिक्र है। कर दिया था कि अब कहीं ना कहीं आम जनमानस जो है, किया। चाहे दिल्ली की हो, देश की हो, वो एक बदलाव यहाँ पर ढूंढ रही है। और मैंने भी इस बात का पहले ही जिक्र कर दिया था जब आपसे चर्चा हो रही थी कि बदलाव की जो बयार है कुछ ज्यादा ही बह रही है। आपको ऐसा नहीं लगता? जब तक अरुणेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, फिलहाल संपर्क नहीं हो पाए, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। और संजीव जी, एक बार फिर से रुख आपका, चूंकि देखिए आम आदमी पार्टी के पास भी खुद चुनौतियां बहुत है, बेशक से अपोनेंट के तौर पर उभर कर सामने आ रही है, तमाम तरह की दावेवादी किए जा रहे हैं, लेकिन जो चुनौतियों का जब जिक्र होता है तो वो चुनौतियां वाकई में बहुत है, क्योंकि बीजेपी 15 साल से काबिज है। अब बदलाव की बयार बहेगी नहीं बहेगी वो तो खैर 7 दिसंबर को यहां पर तय होगा, लेकिन इस बीच जो तमाम मुद्दे लेकर आप चल रहे हैं, जनता को किस तरह से भरोसा दिलाया जाएगा कि 15 साल में अगर बीजेपी ने ये काम नहीं किया तो आम आदमी पार्टी जरूर करेगी, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली की सत्ता में आप लोग भी काबिज हैं, और जिन दावेवादों को लेकर आप दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए थे उसमें कई काम ऐसे जो अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो ऐसे में किस तरह से भरोसा जीतेंगे आम जनता का? अच्छा नहीं लगेगा, बाहर ले लो, बाहर मैं कह रहा हूँ, मैं मान ही नहीं रहे। थोड़ा सा सर, एक बार ये पूछ के थोड़ा सा मना कर रहे हैं, वो बाहर देंगे भाई। एक मिनट माइक नीचे कर दो, 1 मिनट के लिए माइक नीचे कर दो। 1 मिनट इतना थोड़ी, अरे माइक नहीं आ रही ना यार, कमाल कर रहे हो यार। डू नॉट शाउट ना, आराम से तो बोलो। अरे यार क्या कर रहे हो जी? डॉक्टर साहब बोलिए। अरे कैमरा पीछे करो, मैम आपको मोबाइल आपको सब 10 कदम आगे बस प्लीज, थोड़ा सा साइड, इसके वोटिंग में दिक्कत आएगी, इसको थोड़ा सा आगे ले लो, थोड़ा सा साइड ले लो, थोड़ा वोटिंग में दिक्कत है, वोटिंग में दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पीछे हो जाओ। जो मुद्दे डॉक्टर साहब बीजेपी ने उठाए चुनाव में, क्या आज कोई मतदाता वही सोच के निकला है? आपको पता है कि किस मुद्दे पर उसे वोट डालना है? देखिए, मतदाता बहुत समझदार होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के मतदाता बाहर भी निकलेंगे बड़ी संख्या में, विशेषकर युवा भी बाहर निकलेंगे, हमारी माताएं बहनें भी निकलेंगी, और दिल्ली के मतदाता जो पार्टी सबसे ज्यादा ईमानदारी से अपना राष्ट्र धर्म, अपना समाज धर्म, अपना मानव धर्म पालन करती है, उसको मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पार्टी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के मुद्दों को लेकर भारत को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, उसके पक्ष में निश्चित रूप से वोट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिले, दिल्ली में यमुना मैया साफ और निर्मल हो, दिल्ली शराब की राजधानी ना बने, दिल्ली में गरीब लोगों की झुग्गियों के स्थान पर उनके लिए मकान बने और दिल्ली और सुंदर बने। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मूल्यों के नाम पर सत्ता में आए और सबसे अधिक जिन्होंने राजनीतिक मूल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पूरी तरह से नष्ट किया है, वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाड़ों पर बैठे हैं। कोई जेल में है, किसी की आधा दर्जन बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, किसी के साथियों के खिलाफ हजारों पेज की चार्जशीट सीबीआई के द्वारा दर्ज की जा रही है, किसी पार्टी के 49 विधायकों के ऊपर 169 भ्रष्टाचार के केस पिछले 7 साल के अंदर दर्ज हो गए हों। ये सारी बातें दिल्ली की जनता
बहुत गहराई और गंभीरता से देख रही है। उसने पिछले 15 साल में एमसीडी के शासन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए अच्छे कामों को देखा है। वो दिल्ली में जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार का भी काम उसने देखा है। और आज पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है, देश को एक असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, देश के अंदर समाज जीवन के हर क्षेत्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, बुजुर्ग, सबके स्वाभिमान के लिए काम किया है। और कोई समाज जीवन के अंदर कोई ऐसा वर्ग, कोई क्षेत्र नहीं है जहां प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के द्वारा करोड़ों लाभार्थियों की लंबी एक सूची ना हो। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, अपने विवेक का इस्तेमाल करेगी, बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलेगी और जब यहां आएगी तो निश्चित रूप से देश हित के अंदर, समाज हित के अंदर, मानव हित के अंदर वो वोट करेगी। इतना ही मुझे आज इस अवसर पर कहना है। क्या कूड़ा कचरा साफ सफाई की बात नहीं होगी चुनाव में? किसकी? कूड़ा कचरा गंदगी जो है दिल्ली में। नहीं, कूड़ा कचरे की क्यों नहीं बात होगी? कूड़े, देखिए ये दिल्ली के अंदर एमसीडी ने शायद जितना अच्छा काम कूड़े के मसले पर किया है, आज दिल्ली का 70-80% कूड़ा जो है वो वेस्ट टू वेल्थ में परिवर्तित होता है। एनर्जी के अंदर हजारों जो है टिपर जो है वो सैकड़ों घरों के अंदर जो है सुबह सुबह कूड़े को उठाते हैं। मैंने इतने वर्षों में इतना बेहतर काम नहीं देखा कि अधिकांश क्षेत्र जो है वो ढलाव मुक्त हो गए हों, सैकड़ों कॉम्पैक्टर जो है घर घर लग गए हों, कूड़े के जो ढेर 3 जगह पर होते थे वो उनकी ऊंचाई 20 मीटर कम हो गई हो। दिल्ली में जो सरकार है वो कूड़े के ढेर की बात तो कर रही, लेकिन भ्रष्टाचार के जो पहाड़ बड़े बड़े, जिन पे किसी पहाड़ के ऊपर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, किसी पहाड़ के ऊपर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, और सबसे बड़े पहाड़ के ऊपर तो शायद भ्रष्टाचार के जो कि नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि जब हवाला डायरी में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी और हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आया था, तो 1 मिनट के अंदर उन दोनों ने, एक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से और एक ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि जब तक हमारा नाम क्लियर नहीं होगा तो हम वहां वापस नहीं लौटेंगे। और यहां आप दूसरी तरफ उदाहरण देख लीजिए कि आज हमें दुख होता है ये जानकर कि जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री 6 महीने से जेल में है, 6 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, सैकड़ों करोड़ के उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। तो मैं ऐसे में चर्चा को एक बार फिर से जारी रखेंगे। संजीव जी, आपसे सवाल किया गया था, हालांकि माफी के साथ, क्योंकि ये लगातार राजनीतिक पार्टियों के जो दिग्गज हैं उनके यहाँ पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं और दिल्ली की जनता को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज किस तरह से यहाँ पर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। पहले आपने कुछ वोटर्स का एक इंटरव्यू दिखाया था और मैंने वो बड़े प्यार से, ध्यान से देखा कि लगभग सभी ने, किसी ने सुरक्षा की बात रखी, किसी ने साफ सफाई की बात रखी, किसी ने कहा कि भी मेरे को बंदरों से बहुत परेशानी है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सुरक्षा को अगर आप अलग कर दें तो बाकी सारे मुद्दे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए हैं। और दिल्ली में 15 साल से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पे काम करना चाहिए था, जो कि नहीं किया है। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। अभी आलोक जी बोल रहे थे कि जी 32,000 करोड़ रुपए की तरफ हमारे ड्यू हैं। कुछ प्रवक्ता या कुछ इनके नेता बोलते हैं कि 40,000 करोड़ है, कुछ बोलते हैं, आपको ध्यान हो पूरी दिल्ली में 13,000 करोड़ के एक होर्डिंग लगाए थे। तो ये मतलब बहाने, एक बहाना, दूसरा बहाना, तीसरा बहाना लगा लगा के दिल्ली की जनता को ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की जनता वोट करने जा रही है या कि साफ सफाई पे, कूड़े पे, यहाँ जो पार्कों की स्थिति खराब है उस पे,
अंदर की लेंस टूटी हुई है उस पे, जानवरों का, आवारा जानवरों का, जो कुत्तों का, बंदरों का जो प्रकोप है उस पे, पार्किंग की जो समस्या है उस पे, और मेरे को पूरा विश्वास है आज बहुत बड़े लेवल पे वोटिंग होने वाली है। और आम जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन पे, ये बार बार बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, बार बार पर्यावरण की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने अभी कहा, मैं बहुत आदर करता हूँ डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब बड़े आदरणीय हैं। उन्होंने कहा कि 169 केसेज जिन लोगों के खिलाफ रजिस्टर्ड हुए, मैं ये भी जानना चाहता हूँ 187 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड किए हमारे विधायक और हमारे मंत्रियों के और बाकी के, किसी एक पे भी कोर्ट ने आज तक कन्विक्शन किया है? एक सिंगल वन। क्योंकि ये सब लोग चाहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस। ठीक है सर, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जो वोटर्स की बात आपने बहुत ध्यान से सुनी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की, वो भी आपने सुना होगा। मैं आपके पास लौटूंगी, फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से वक्त का ब्रेक का वक्त है और उसके बाद चर्चा को मैं जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार जनतंत्र टीवी पर जो एमसीडी इलेक्शन है उसकी महा कवरेज जारी है। अब इस बीच किस तरह तस्वीर एमसीडी इलेक्शन को लेकर, जो वोटिंग 8 बजे से शुरू हो चुकी है, 5:30 बजे तक जारी रहेगी, उसको लेकर आएंगे, वो तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे। दिल्ली का फैसला क्या कुछ आएगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन इस बीच जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसको लेकर अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि दिल्ली के दंगल को आप कैसे देख रहे हैं और किस राजनीतिक पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती? रितु जी नमस्कार सभी को। आज का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेशक वो एमसीडी का दिल्ली का है, लेकिन ये नब्ज बताएगा दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों के प्रति, नेताओं के प्रति और उनके दावों के प्रति जनता क्या सोचती है, वो भी राष्ट्रीय राजधानी की जनता क्या सोचती है, ये साफ होगा। इसीलिए इतनी शिद्दत से सारी पार्टियां इस चुनाव को लड़ रही हैं जी। और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैं आपके यहाँ चर्चा पहले भी सुन रहा था, कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जो भी दावा कर रहे हैं, इस चुनाव में कांग्रेस दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रही। ये बहुत दुख की बात है। जो पिछले विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में हुआ था, लगभग वैसी स्थिति कांग्रेस के यहाँ एमसीडी के चुनाव में भी लग रही है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, देखिए, कूड़े के ढेर की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, आपके एक दर्शक वोट देने के बाद कह रहे थे कि बंदरों की समस्या है। ये सारी चीजें जनता जब वोट डालेगी, डाल रही है, चल रहा है, वो जब रिजल्ट आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि लोगों ने क्या किया और कैसे हुआ। मैं सिर्फ एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं पिछले कई वर्षों से जी, कि जिस तरह से एमसीडी में सारी चीजें, आपकी जो सरकार है दिल्ली में, उन्होंने एक पूरी कोशिश की पिछले कई वर्षों में कि एमसीडी का प्रशासन फेल हो जाए। ऐसा बहुत कम दिखता है। होना ये चाहिए कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की रक्षा करे, उसका हेल्प करे, उसकी मदद करे। किसी भी तरह से एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी ना मिले। मैंने देखा हाईकोर्ट में, मैं स्वयं हाईकोर्ट में कुछ चीजों को कवर करने कई बार गया, तो एमसीडी के कितने मैटर्स हाईकोर्ट में लगे रहते थे रोज। हाईकोर्ट के डायरेक्शन से एक एक चीज के लिए पैसे मिलते रहे। तो सब चीज, इवन कोर्ट ने भी कई बार ऑब्जर्वेशंस दिए कि मैं जानता हूं कि किस तरह से और किन कारणों से ये चीजें कोर्ट तक आ रही हैं। इसके बाद भी अगर आंखें नहीं खुलती हैं तो ये बड़ा मतलब शर्मिंदगी की बात होती है। मैं सिर्फ एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, आज गीता जयंती है, कुछ लोगों ने कल भी मनाई। गीता में भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि आपका कर्म में अधिकार है, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, ईश्वर आपका तय करेगा। लेकिन इसका ये भी आशय नहीं, जो दूसरी पंक्ति बहुत से लोग नहीं जानते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ ये नहीं है कि फल से जब हमें कोई मतलब नहीं है तो काम ही मत करो। आपको लोगों ने चुना या नहीं चुना, आप दिल्ली सरकार में हैं, आपको जनता के खैरियत का ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा कैसे हटेगा ये एमसीडी की जिम्मेदारी है,
लेकिन हटवाने में क्या मदद कर सकती है सरकारें, राज्य की, केंद्र की, वो सबकी ड्यूटी बनती है। ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच से चीजें चलती हैं। बाकी तो जनता आज डब्बे में अपना मत डाल रही है, शाम तक पता चलेगा लोगों को। बड़ा मुद्दा क्या है तो कहते हैं साफ सफाई है। आप सोचिए 5-5 साल 15-15 साल एमसीडी में रहने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने के बाद, खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होने के बाद, अगर डिबेट्स में, जो हमारी कॉलोनी के अंदर डिबेट्स बुलाते हैं, RWS डिबेट्स बुलाते हैं और उनमें पूछते हैं तो वो कहते हैं साफ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसमें मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इस बार लोग जो हैं अच्छे, शरीफ, ईमानदार लोगों को वोट देंगे। जो गुंडागर्दी है, जो बदतमीज़ी है, जो गाली गलौज है, उसको जो है दरकिनार करेंगे। हमारे यहाँ भी आप देखिए चिराग दिल्ली के अंदर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग खड़े हैं वो खड़े हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर पिछली बार चुनाव के दौरान ही हमारी पार्षद के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज हुआ, लड़ाई झगड़े के मुकदमे दर्ज हुए। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल के कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो डराने धमकाने की कोशिश जो है वो हो रही है, गाली गलौज की कोशिश हो रही है। बट इस बार लोग जो है काम को वोट देंगे, काम करने वालों को वोट देंगे। दिल्ली को जो लोग चमकाएंगे उनको वोट देंगे। अच्छा, जो ट्वीट हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी ने ट्वीट किया है और कहा है कल दुर्गेश पाठक और विजेंद्र गर्ग गए थे। देखिए, बीजेपी तो पिछले 6 महीने से उनके पास कोई बात नहीं है। 1 साल अगर आए तो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ भद्दी और घटिया वीडियोस चलाने का जो है चलन उनके पास चल गया है। हम उनकी वीडियोस देखते भी नहीं है। एक वीडियो उन्होंने डाला है, उस पर लिखा है कि कोई शराब पी रहा है और कहा है कि आम आदमी पार्टी को क्रिएट कर। इस पर क्या करें? मैं तो आप ये बता सकता हूँ कि आप मेरे पूरे एरिया के अंदर सर्वे कर लीजिए। मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूँ। मैंने आज तक किसी को एक शराब की बोतल बांटी हो, 1 रुपया किसी को दिया हो। हाँ, कुछ पार्टियां हैं जो बांटती हैं। जो पार्टियां शराब बांटती हैं वो लोगों को बिकाऊ समझती हैं, मगर हमें लोग बिना पैसे के, बिना शराब के हमारे काम पर वोट देते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि आपने जो शराब में जो आबकारी को जो घोटाला हुआ, उसमें जो पैसे हुए वो आप रुपए बांट रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? उसके अंदर कुछ आए नहीं ना। फ्लॉप हो गया सारा का सारा भारतीय जनता। तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को आप सभी सुन रहे थे, जहां उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की एमसीडी में यहां पर सरकार बनने जा रही है। डबल इंजन की सरकार का जो नारा आम आदमी पार्टी लेकर चल रही है कि पार्षद भी अब आम आदमी पार्टी का हो और दिल्ली में पहले से ही सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी है। इंदुकान जी आ चुके, आपसे चर्चा को मैं जारी रखूंगी। एक बार फिर से आपने जिक्र किया था चर्चा की शुरुआत में कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब नदारद नजर आ रही है और वाकई में कांग्रेस लगातार कई बेशक से महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, दावे वादे कई कर रही है और एक बार फिर से अपनी जीत का जो सुनिश्चित दावा है वो भरती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जब कांग्रेस प्रवक्ता से हमने बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनका साफ तौर पर कहना कि हम बहुत गुपचुप तरीके से एमसीडी का जो चुनाव है वो जीतते हुए नजर आएंगे। इस पर पहला रिएक्शन आपका। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, लोग लगातार हमसे कनेक्ट हो रहे हैं और दिल्ली की जनता चाहती है कि जब पुराना शासनकाल जो कांग्रेस का था वो एक बार फिर से यहां पर सामने आए, क्योंकि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता में यहां पर काबिज है सरकार, तो उन्होंने भी फिलहाल दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद कर दी है दोनों पार्टियों ने। रितु जी, देखिए, एक बड़ी बात है कि कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए, लेकिन कांग्रेस ने उसको बताने तक के लिए कुछ नहीं किया। और वो जो कहते हैं कि गुपचुप तरीके से सत्ता में आएंगे, हमें तो सिर्फ इस बात की आशंका है कि गुपचुप तरीके से सत्ता में वो शायद वैसे ही आएंगे जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आए थे। देखिए, कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में, सभी जानते हैं, सभी राजनीतिक विशेषज्ञ, मैं देख रहा था रुद्र जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे आपके यहाँ शो में, कि पिछले चुनाव में जब अंतिम क्षण में उनको लगा कि वो कहीं लड़ाई में नहीं है तो बिल्कुल मैदान से हट गए और वहीं पे भाजपा का कैलकुलेशन भी खराब हो गया था, क्योंकि भाजपा को यह पूरा विश्वास था कि कांग्रेस जितना वोट काटेगी उसके हिसाब से वो सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन एक तरफा लड़ाई अंत में आते आते आपकी और बीजेपी की पिछले विधानसभा चुनाव में हो गई थी। और रुद्र जी ने बड़ी अच्छी बात की थी चर्चा में इसके पहले आपके यहाँ ही, कि देखिए, मैं उसको सपोर्ट करता हूं कि गुजरात में चुनाव हो रहे थे, हिमाचल में चुनाव हो रहे थे और राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ने का काम दक्षिण भारत में कर रहे थे, महाराष्ट्र में कर रहे थे। कोई राजनीति का उनका उद्देश्य ही नहीं समझ में आता है। वो बहुत अच्छे आदमी है, मैं मानता हूं, नेता भी अच्छे हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? वो बनाते हैं, उनके लोग बनाते हैं। ये भगवान ही मालिक है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी किसी को गले नहीं उतरती है।
आप देखें कि गुजरात में वो मुख्य विपक्षी पार्टी थी। आपने तो एक स्ट्रेटजी बनाई ऋतु जी कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है जी, बिल्कुल, या लगता है कि वो चुनाव हार सकती है, वहां पे उस स्पेस को भर दो, और इसमें काफी सक्सेसफुल रही है आप। और इसका पंजाब जीता जागता उदाहरण है, और वही वो कोशिश में है हिमाचल और गुजरात में, जहां और क्षेत्रीय पार्टियां ऋतु जी मजबूत हैं, वहां ऐसा नहीं कर पाती है आप। और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव सीधा सीधा बीजेपी और आप में हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए सीधी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। अरुणेश जी, एक बार फिर से रुख आपका, चूंकि आपसे जब भी चर्चा को जारी रखते हुए कुछ ना कुछ नेटवर्क इशू हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से आपको आप तक पहले तो आवाज पहुंच पा रही है अरुणेश जी? जी पहुंच रही है जी। सर, चूंकि आपने तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन वाकई में कांग्रेस नदारद तो नजर आ ही रही है, इससे नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में एक बार फिर से खोई हुई जमीन को आप लोग तराश रहे हैं, तो किस तरह से आप एमसीडी के इलेक्शन को देख पा रहे हैं कि आप वाकई में खोई हुई जमीन आप लोगों के कब्जे पे आ पाएगी? निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस के प्रति जो जनता का रुझान है वो बढ़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार घूमा हूँ काफी वार्डों में, और जनता में प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है, और जनता कह रही है कि इस बार। लेकिन सर, तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तो यही रिएक्शन आ रहे हैं कि कांग्रेस का तो जिक्र तक जनता नहीं कर रही। देखिए, राजनीति में एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी चलती रहती है। आम आदमी पार्टी के साथ ही और बीजेपी के साथ ही बसरते हमें खूब कहते रहे कि कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बिल्कुल सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, पहले तस्वीरें साझा कर दे। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय यहाँ पर अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, और देखिए किस तरह से तस्वीरें लगातार सामने आ पा रही है, क्योंकि जो दिग्गज हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हो, वो भी अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं, और सीधा एक संदेश दिया जा रहा है साफ तौर पर दिल्ली की जनता को, आम जनमानस को, कि रविवार का दिन बेशक से है, छुट्टियां मनाए, आराम फरमाए, लेकिन आधे घंटे के लिए ही सही अपने घरों से बाहर निकले, अपने मत का यहां पर इस्तेमाल करें। लगातार अपील दिग्गजों की तरफ से की जा रही है, और देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गोपाल राय अपने मत का इस्तेमाल करते हुए यहां पर तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, लेकिन इस बीच लगातार आम जनमानस से भी अपील की जा रही है कि अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करें। एक बार फिर से चर्चा को आगे रखूंगे। अरुणेश जी, पहले तो अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ऑन कर दो। देखिए, राजनीति में जो छींटाकशी का दौर है वो विपक्षी पार्टियां, विरोधियां पार्टियां करती रहती हैं, और आम आदमी पार्टी के साथी और बीजेपी के साथी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि सुबह से शाम तक, खास तौर से बीजेपी और बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, नेता हैं, सुबह से शाम तक कांग्रेस को कोसते रहते हैं। अगर वाकई कांग्रेस कहीं नहीं है तो आप विकास कार्य कीजिए ना, आप जनता के लिए काम कीजिए, कांग्रेस को कोसना बंद कर दीजिए, क्योंकि इन्हें डर है, कांग्रेस से डर है। कांग्रेस ही इनका जमीन पे विरोध कर रही है, बाकी पार्टियां तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, वो पार्टियां उतना खुल के बीजेपी का विरोध नहीं कर पाती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आप देखिए हमेशा बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करती रही है और आगे भी करती रहेंगी। और इस बार खास तौर से हम अगर एमसीडी इलेक्शन की बात करें तो दिल्ली की जनता देख रही है, जो अभी वरिष्ठ पत्रकार जो थे उन्होंने, भाई साहब ने भी बात कही, राजनीतिक विश्लेषक जी ने भी कही कि एक दूसरे के ऊपर, जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी कर रही है, कमियां निकाल रही है, लेकिन दोनों लोग मिलके काम नहीं करना चाह रहे हैं। अगर इन दोनों लोगों की नीयत साफ होती तो पूरे सर, उन दोनों पार्टियों का छोड़िए, आप अपना बताइए, क्योंकि कांग्रेस की अभी एमसीडी इलेक्शन, बात सुनिए सर, एमसीडी इलेक्शन में जितनी भी यहाँ पर जनसभाएं हुई या जिन क्षेत्रों का कांग्रेस ने दौरा किया, हालांकि आम आदमी पार्टी और लगातार बीजेपी में देखा कि दिग्गज जो है उनकी पार्टी के, वो लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित किया गया। आपके कांग्रेस पार्टी के तो दिग्गज नदारद रहे धरातल से। दूसरा सवाल आपसे ये कि सिर्फ माइनॉरिटीज को साधने की कोशिश, दलित वर्ग को साधने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई, क्योंकि लगातार जो जनसभाएं की गई, दिल्ली की जनता दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, इसका अंदाजा आपको साफ तौर पर होगा, लेकिन सिर्फ 2 वर्गों को साधने की कोशिश क्यों? पूरी दिल्ली की जनता क्यों नहीं सामने आ पा रही? देखिए, आपको गलत सूचना दी गई है कि माइनॉरिटी या दलित वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। अच्छा, हर जगह रैलियां हो रही हैं, हर जगह जनसंपर्क हो रहा है। मैं बराबर कम से कम 14-15 दिन
कम से कम 26-27 वार्डों में घूमा हूं और हर जगह मैं समर्थन, पार्टी की भी उधर से रोड शो हो रहे थे और हमारी पार्टी के भी रोड शो रोकने जाऊंगी, एक बार फिर से चर्चा का रुख करूंगी। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी में ईमानदार सरकार बनाने के लिए काम करने वालों को वोट दें। पूरी दिल्ली से अपील है कि घर से निकलिए और वोट दीजिए, क्योंकि पूरी दिल्ली को साफ करना है तो हम सबको ज्यादा से ज्यादा मतदान करना पड़ेगा, काम करने वालों को जिताना पड़ेगा, जिससे कि हम दिल्ली को साफ, स्वच्छ और सुंदर बना सकें। थैंक यू। एक बार फिर से चर्चा का रुख करूंगी और संजीव जी आपसे, चूंकि गुजरात का अगर जिक्र किया जाए तो गुजरात में यहाँ पर देखा कि जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले ही भविष्यवाणी कर चुका हूं और कहीं ना कहीं उनकी भविष्यवाणी दिल्ली के एमसीडी में भी है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को तस्वीरें देख के कि वाकई में क्या उनकी भविष्यवाणी साफ हो पाएगी? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि 20 से कम सीटें भाजपा की आने वाली हैं और 230 से ज्यादा सीटें हमारी आने वाली हैं। ये भविष्यवाणी दिल्ली की जनता से जुड़ी हुई भविष्यवाणी है। दिल्ली की जनता किसी भी हालत में आज जिस तरीके से वोट के लिए बाहर निकल रही है, वो कूड़े की सफाई चाहती है, वो कूड़े के पहाड़ हटाना चाहती है, वो आवारा जानवरों की समस्या का समाधान चाहती है, वो पार्कों का कायाकल्प चाहती है। तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मतदान केंद्र के बाहर किस तरह से यहाँ पर हलचल पूरी तरह से तेज हो चुकी है और जो यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, जो एमसीडी इलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है, वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच तमाम जो आम जनमानस भी वहां पर दिल्ली की जनता मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हुए अपील यहाँ पर की जा रही है कि भैया आप भी घर से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। एक बार फिर से चर्चा का रुख करूंगी और यहाँ पर संजीव जी आप अपनी बात को पहले कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा था कि भाई दिल्ली की जनता जो है इस बार कूड़े के पहाड़ पे जो भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर है उस पे और आवारा जानवर और बेहतर सड़कें और गलियां बने, इस पे पार्किंग की जो समस्या है उस पे वोट करने वाली है। और अभी रुद्र जी और मैं इंदु कांत जी को भी सुन रहा था, इंदु कांत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि डायरेक्ट टक्कर है भाजपा की और आम आदमी पार्टी की। लेकिन सच्चाई ये है कि टक्कर नहीं है, एक तरफा दिल्ली की जनता भाजपा का 15 साल का कुशासन जो है उससे त्रस्त होकर दिल्ली को साफ सुथरी बनाने के लिए एक बार माननीय अरविंद केजरीवाल जी पे विश्वास करने जा रही है। जी ठीक है आलोक जी, बीजेपी का कुशासन खत्म हो, दिल्ली की जनता ये चाहती है, सीधे तौर पर आरोप आम आदमी पार्टी का। देखिए, आम आदमी पार्टी कुछ भी आरोप लगाए, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। हमने जिस तरीके से यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, उससे दिल्ली की जनता हमें दोबारा चुनाव में प्रचंड बहुमत से वापस करने जा रही है। देखिए, जो अभी 210 जेजे क्लस्टर हैं, वहां पर हमारी ऑलरेडी सर्वे पूरा हो चुका है और 2023 में मार्च से पहले इनको हम वहाँ पे मकान बना के दे देंगे। 3024 मकान हमने बना के। सर, आप एक बार फिर से वही दावे वादे गिनाने लगे जो आपने आम जनमानस से किए हैं। सवाल आपसे कुछ और पूछा जाता है। ठीक है, ये दावे वादे घोषणा पत्र में जब भी होंगे तब आप ये सब चीजें सामने लेकर आते हैं और चुनाव से पहले ये जुमले होते भी हैं। लगातार कूड़ा उठाया जा रहा है, घर घर से जाके कूड़ा उठाया जा रहा है और जो तीनों कूड़े की ढेर की ये बात करते हैं, उसकी ऊंचाई हमने 20 से 25 मीटर ऑलरेडी कम कर दी है। डेली वो कम घटता जा रहा है, उस पर फुल स्विंग में काम चल रहा है। वहाँ ट्रॉलर मशीन लगे हुए हैं, वेस्ट टू एनर्जी का काम चालू हो रहा है और वहाँ पे जो मिट्टी निकल रही है वो लोगों को फ्री में दिया जा रहा है कि ले जाके अपने अपने घरों में जहाँ पे गड्ढे वड्ढे हैं या जहाँ भी जिस कॉलोनी में गड्ढे हैं उसको भर दीजिए, एक पैसा उसका हम नहीं चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे हुए हैं। और जो 2041 का हमारा विजनरी डॉक्यूमेंट आ रहा है वो इन सारी समस्याओं को आत्मसात किए हुए है। इसके बाद हमने 2021 में 200 कर दिया था FAR। अब वो अगले मास्टर प्लान में वो 260 से 360 तक जाएगा।
डिपेंडिंग ऑन दी। आलोक जी, अगर एमसीडी के इलेक्शन के जो अभी यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया, अगर चुनाव आज की तारीख में नहीं होते ना, तो आप गारंटी के साथ लिखवा लीजिए कि जिन कूड़े के पहाड़ को, कूड़े के ढेर को आप यहाँ पर खत्म करने की बात कह रहे हैं, वो शायद एक बार फिर से ये मुद्दा हाईलाइट होता भी नहीं। 2025 में होते थे तब आप यही कहते कि हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं अभी 4-5 महीने। ये सिर्फ मुद्दे हैं, चुनावी जुमले हैं जिन्हें हर चुनाव से पहले लेकर आया जाता है। रुद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी, लौटूंगी सर मैं आपके पास, आपको पूरा समय दिया। रुद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि अगर कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस फिलहाल नदारद नजर आई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अपनी जीत सुनिश्चित इस तरह का दावा अभी तक कांग्रेस की जहां भी जनसभा हुई, रैली हुई, एमसीडी को, इलेक्शन को, वहां सिर्फ एक बात ये नजर आई कि दलित वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है और साथ ही माइनॉरिटीज किस तरह से अपने हाथ में ले रही है उस तरीके से, लेकिन बाकी दिल्ली की जनता का कांग्रेस पूरी तरह से नदारद। जी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इनकी कोई चुनाव को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं है। अब इनके लिए केवल ये बचा है कि जनता हमारे साथ है, जनता हमको वोट करेगी। जनता क्यों वोट करेगी? जनता का सवाल तो ये है ना कि आपको हम क्यों वोट करेंगे। आप कहीं पे दिखाई नहीं देते हैं। आज एक बात बताइए कि दिल्ली में इनका नेतृत्व कौन संभाल रहा है, या दिल्ली में जो इनका नेतृत्व है, जो संगठन है, वो क्या काम कर रहा है। अगर मुद्दे आए हैं, अगर मान लीजिए कूड़े का पहाड़ का मुद्दा उठाया है तो आम आदमी पार्टी ने उठाया है। चलिए, सफाई प्रदूषण की बात बीजेपी, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के अपने क्या मुद्दे हैं कि जिसके लिए कांग्रेस के साथ कोई खड़ा हो जाए। कांग्रेस अब आज के समय में इस स्थिति में आ चुकी है कि इसको जैसे कि कुछ बची खुची चीजें मुझे मिल जाएंगी, उस आस में बैठे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को जो नहीं देगा, जो बीजेपी को नहीं देगा, वो मुझे दे देगा। तो इससे काम नहीं चलने वाला है कांग्रेस का। कांग्रेस को पूरी प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी, फिर से इनको अपने आप का एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा और उस तैयारी के साथ इनको जाना पड़ेगा। नहीं तो जितने चुनाव आते जाएंगे, ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस को एक बार फिर से शून्य से शुरू करने की जरूरत है। शून्य पे है ही तो शून्य से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप अपने मन से कुछ भी कह लीजिए। इनके आज आप बताइए, पूरा पंजाब का 2 दिन पहले जितना इनका शीर्ष नेतृत्व था, जो इनके पुराने नेता थे, सबको बीजेपी ने अपने में शामिल कर दिया। अब आप एक बात बताइए कि आपके पास अपना बच क्या रहा है कि जिसके भरोसे आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जब तक राहुल गांधी दिल्ली लौट के आएंगे भारत जोड़ो के, तब तक कांग्रेस खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि इनके पास बचा कौन है नेता जिसके सहारे 24 की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तो सवाल ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि मेरे पास है क्या और मुझे करना क्या है, क्योंकि आज आपका सामना बीजेपी से है। बीजेपी को आप देखिए कि एमसीडी चुनाव में उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार करते हैं। वो उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटजी, उनकी स्ट्रेंथ बहुत है, और अगर आपको उनसे लड़ना है तो आपको उनसे बेहतर बनना है। बिल्कुल, अपनी रणनीति को बेहद तौर पर यहाँ पर धरातल पर मजबूती देने की जरूरत है। माफी के साथ सर, समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया। तो दिल्ली के दंगल पर लाइव कवरेज लगातार जारी है, और ये महा कवरेज जो है दिल्ली के दंगल के आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, और सीधी तस्वीरें आपको मतदान केंद्र से भी दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र में लगातार जो राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और सीधा संदेश दे रहे हैं कि हम अपने घरों से बाहर निकले हैं सिर्फ अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो आप सभी भी अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो देखिए, लगातार सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र से। दिल्ली के अलग अलग मतदान केंद्र के अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, और सीधे संदेश यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के जो तमाम दिग्गज हैं मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, वो एक संदेश देते हुए दिल्ली की जनता को नजर आ रहे हैं। लगातार दिल्ली के दंगल पर महा कवरेज जनतंत्र टीवी पर जारी है।